आज हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जिनके साथ शायद इस डिस्कशन को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे और लेट्स होप कि ये डिस्कशन सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मनोज भाई, आपने बड़े सुंदर शब्दों में विषय के ऊपर प्रकाश डाला। मित्रों, आज हमारे मध्य इस विषय पर अपने कथन प्रस्तुत करने के लिए कीनोट स्पीकर्स के रूप में डॉक्टर पवन गुप्ता, हमारे क्लब के ही पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन इंदरचंद जैन और हरदिल अजीज डीडीजी शरद चंद्रा जी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट के अन्य पदाधिकारी हैं वो भी अपने कथन प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे पहले दावत दूं डॉक्टर पवन गुप्ता जी को। मैं पवन गुप्ता जी के बारे में दो चार बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। डॉक्टर पवन गुप्ता एमडी मेडिसिन और बड़े ही मृदुभाषी। आप नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ के अखिल भारतीय अध्यक्ष रह चुके हैं और आप चिकित्सा के अलावा सामाजिक कार्यों से भी सरोकार रखते हैं और इसी रूप में आज आप एक विद्वान वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हुए। मैं ज़्यादा ना कह के समय, हम सब ये चाहते हैं कि समय हमारे विद्वान वक्ताओं को अधिक से अधिक मिले अपना कथन प्रस्तुत करने के लिए। तो मैं दावत देता हूं डॉक्टर पवन गुप्ता जी को, कृपया इस विषय पर अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। ऑडिबल हूं मैं? जी। थैंक यू विनोद जी। रोटेरियन आर कमिटेड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ये बात में कि पूरा देश जानता है कि जो भारत में पोलियो उन्मूलन के समय रोटरी ने जो वैक्सीनेशन के लिए पूरे देश में मुहिम चलाई और मदद की, उसके लिए पूरा देश रोटरी क्लब का एक ऐसा एनजीओ जिसको वास्तव में आप रेस्पेक्ट करें, एक ऐसा एनजीओ है। एक लंबे समय तक पोलियो के उन्मूलन में आपका जो सहयोग रहा है उसको याद किया जाएगा। डियर प्रेसिडेंट, distinguished guest of Rotary Club, district governors, ST members, डॉक्टर आलोक मित्तल जो हैं हमारे IMA में बहुत बड़े प्लानर समझे जाते हैं और ऐसे प्लानर ने मुझे आज आमंत्रित किया है। मुझे नहीं मालूम, आज उन्होंने मुझे बुलाया है। हमारे लिए मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्लानर वो हैं। तो टॉपिक के साथ में जस्टिस करने की कोशिश करूंगा और कुछ ऐसे थॉट, माइंड ब्लोइंग थॉट आपको दूंगा जो महीनों तक आपको समझ में नहीं आएंगे कि कैसे समझेंगे। तो डॉक्टर आलोक मित्तल एंड डियर ST मेंबर्स ऑफ रोटरी क्लब, मैं आपको 4-5 दशक पहले ले चलता हूँ। एक रेनी डे था, स्कूल में बहुत तेज बारिश हुई और सब गली मोहल्लों में पानी भर गया। स्कूल के बाहर हम लोग कुछ खड़े हुए थे। एक बाबा है, बाबा ने कहा कि बेटा तुमने हमारा लल्लू देखो क्या? बेटा तुमने हमारे बेटे को देखा है क्या? मैंने बाबा जी आपके लल्लू को नाम क्या है? कि घर में तो हम पप्पू कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी ये तो बताओ कि आपका जो पप्पू है वो कौन सी क्लास में? तो कहने लगे कि वही 6ठी-7ठी में पढ़त होगा। तो अब उनसे ये उम्मीद करना कि वो किस सेक्शन में होगा और ये भी आगे तय है कि ऐसी परिस्थितियों में आप ऐसे आदमी की क्या मदद करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर इन 4-5 दशक के बाद भी लगभग वैसा ही है। मेरे एक मित्र की वाइफ एक बार पूना गई। पूना वहां गई तो उनका फोन मिस हो गया। अब वो एयरपोर्ट पर खड़ी हुई हैं और पढ़ी लिखी थी। उनको ये नहीं मालूम था कि उनका बेटा कौन सी कंपनी में काम करता है। उनको ये नहीं मालूम था कि उनका बेटा किस कॉलोनी में रहता है।
अब यहाँ इस बात पे हंसी आ सकती है कि हाँ, उनको अपने बेटे का नाम ठीक से पता था, तो नाम पता था, लेकिन बाकी उनको कुछ भी नहीं मालूम था। अब ऐसे में उनकी मदद कैसे होगी? तो विनोद जी, आपके रोटरी क्लब में ज्यादातर लोग सब पढ़े लिखे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है ना? जी जी जी। तो आपके रोटरी क्लब के इन पढ़े लिखे लोगों को अगर मैं एक सवाल पूछूं, जवाब आप दे दीजिए, अपनी वाइफ का फोन नंबर कितनों को याद है? संभवतः सभी को याद होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत जगह ये सवाल जानने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों को अपनी मुझे तो याद है पत्नी, सर। आपको याद है तो बहुत, आप साधुवाद, आपके लिए अच्छी बात है, और आप भविष्य में परेशानी में नहीं फंसेंगे। तो अपनी वाइफ का फोन नंबर भी बहुत लोगों को नहीं मालूम, और सही मायने में 70-80% लोगों को अपनी वाइफ का फोन नंबर नहीं मालूम होता। अब जो मैडम एयरपोर्ट पे खड़ी हुई हैं, उनको अपने पति का फोन नंबर भी याद नहीं है और अपने बेटे का भी फोन नंबर याद नहीं है, तो उनकी मदद कैसे होगी? तो पढ़ा लिखा होना अलग बात है, व्यवहारिक और प्रैक्टिकल होना अलग बात है। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जब घर के बाहर जाते हैं, स्पेशली आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो आपकी जेब में कोई डायरी या पेन होता है क्या? नहीं होता संभवतः नहीं होता, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं लगती, और संभवतः हम इसकी भी जरूरत नहीं समझते कि हम इम्पोर्टेंट कुछ नंबरों को याद करके रखें। तो ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों में कौन आपकी मदद करेगा? तो आज जो आपने टॉपिक रखा है कि पीप इनटू द पास्ट और फ्यूचर, इन सब चीजों का, इन बातों से बड़ा मतलब है कि अभी जब फरवरी मार्च के महीने में जब पेंडेमिक शुरू हुआ, जब पेंडेमिक, ये 20-22 मार्च के आसपास की बात है, उस समय ट्रेनें बंद हो रही थी, रेल बंद हो रही थी, हवाई जहाज बंद हो रहे थे। तो हम में से किसी ने भी, क्या ये किसी हॉरर मूवी में देखा था कि एक दिन ऐसा होने वाला है कि शहर के शाम को पूरे देश में सन्नाटा छा जाएगा? किसी थ्रिलर मूवी में इस तरह का किसी डायरेक्टर ने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे देश के एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, बस स्टैंड बंद हो जाएंगे, आना जाना बंद हो जाएगा? किसी ने सोचा था? हम में से किसी ने कभी कल्पना की थी या सपने में भी ऐसा सोचा था कि ऐसा होने वाला है? वैसे तो भारत में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, दार्शनिक हैं, पर हम में से शायद किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होने वाला है। यहाँ ये पॉइंट नोट करने का है कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि आप व्यवहारिक हो। व्यवहारिक होना अलग चीज है। ऐसे ही फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी जब कोरोना काल से पहले क्या हालत थी, यूएस में स्पेस ट्रेवल के जो टिकट है वो निर्धारित किए जा रहे थे कि स्पेस में ट्रेवल करना है तो कौन कौन जाएगा, क्या टिकट होगा। और किसी ने सोचा था कि छोटा सा वायरस हमको घर में बंद कर देगा, हमको घर के बाहर निकलने में डर लगेगा, हमको बाहर निकल के अपने मित्रों और दोस्तों से बात करने में डर लगेगा। मतलब साफ है कि फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। और जैसे लाइफ की बात, जैसे प्रस्तावना में कही गई, अभी 2-3 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का जब एक डेथ एनिवर्सरी थी, तो आपको बहुत लोगों को शायद पता भी होगा, उन्होंने चंद्रमा पे अपना प्लॉट बुक कराया हुआ था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये बात किसी को भी नहीं मालूम, लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इस बात को, रेफरेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। तो जैसे आज का जो टॉपिक है, उसमें ये कहा गया है कि आप अपनी डेथ से पहले अपनी चीजों को ऑर्डर में करें। तो अभी पेंडेमिक की बात करते हैं। मेरा बेटा पूना में फंस गया। जब पूना में फंसा हुआ था, तो हम लोग जो कोशिश कर रहे थे, उससे कह रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी आगरा आ जाओ, वो सुन नहीं रहा था। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो मैं जो बरसात वाली स्टोरी उसको आगे बढ़ाता हूँ। जब हम स्कूल से बाहर निकले हम लोग, तो कुछ दूरी पर मेरे पिताजी खड़े हुए थे और गालियां दे रहे थे, और 50-100 कदम से उन्होंने डंडा फेंक के मेरे ऊपर मारा कि नालायक, जब सुबह से पानी पड़ रहा था तो तू स्कूल गया ही क्यों? अब ये हंसने वाली बात है, बच्चों को कैसे पता होगा कि आज पानी इतनी जोर से पड़ रहा है तो रास्ते सब बंद हो जाएंगे।
हकीकत में वो मेरे पिता का गुस्सा उनके अपने ऊपर था। वो गुस्सा इस बात को लेकर था कि जब सुबह से पानी पड़ रहा है तो उन्होंने इसको स्कूल क्यों जाने दिया। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जानते हुए भी एक्ट नहीं करेंगे तो सिर्फ पछतावा होगा। जानते हुए अगर आप चीजों को उस हिसाब से मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तो आप सिर्फ गुस्सा होंगे, जो मेरे पिताजी ने किया। अब मेरा बेटा पूना से कैसे आया, अब उसको हम कह रहे हैं आओ, वो नहीं आ रहा, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल दे लिव इन प्रेजेंट। उनका एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड छोटा सा सर्कल होता है, वो दूसरे लोगों से बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं बहुत परेशान था। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि ये लड़का इतने साल से पूना में रह रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सारी चीज ठीक हो जाएगी, फिर आप क्यों चाहते हैं ये आगरा आ जाए? पर मेरे साथ मुश्किल क्या थी कि मैंने पास्ट को पढ़ लिया था। हमारे यहाँ जो 100 साल पहले विश्व में महामारी हुई थी, उसको मैंने पढ़ लिया था। आई पीप्ड इनटू द पास्ट वेरी वेल। तो उस महामारी में क्या हुआ ये मेरे को मालूम था, इसलिए मैं ये चाहता था कि मेरा बेटा आगरा आ जाए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि भविष्य में हमारे विभिन्न परिस्थितियों में हमें कैसे रिएक्ट करना है, ये भी पास्ट में लिखा हुआ है। पास्ट में ही अगर हमें पास्ट में जानकारी है तो बहुत सी कहानी, किस्से या उस समय लोगों ने क्या किया, इसके आधार पर ही हम पास्ट प्रेजेंट में क्या करना है या क्या करना चाहिए, ये हमें वहीं से क्लू मिलेगा। तो आप जानिए कि मेरे को बेटे को बुलाने के लिए मैंने वही फंडा अपनाया जो मेरे पिताजी ने अपनाया था। मैंने आगरा से डंडा फेंका। अब आगरा से मैंने क्या डंडा फेंका, मैंने कहा बेटे अगर कल सुबह तक तुम नहीं आए तो मैं और तुम्हारी मम्मी गाड़ी लेके पूना के लिए निकल पड़े और तुम्हें गाड़ी में बिठा के पूना से वापस लेके ही आएंगे। ये मेरा एक तरह से उस समय का, उस उन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने एक स्टेप लिया। लड़का घबरा गया, मैंने कहा पिताजी इतनी दूर गाड़ी चला के आएंगे, तो वो दूसरे दिन आगरा फ्लाइट से आ गया। वो विश्वास मानिए वो जिस सुबह फ्लाइट से आया है शाम को सारी फ्लाइट बंद हो गई। खैर कुछ दिन वो घर में रहा। जब वो कुछ दिन घर में रहा तो मैंने एक दिन उससे ये कहा कि बेटा एक ये डायरी है, इस पापा इस डायरी में क्या है? मैंने कहा बेटा इसमें तुम अपनी कंपनी का नाम, एम्प्लॉयर आईडी और कंपनी में अपने एचआर का नंबर, कंपनी में अपने बॉस का नंबर, कंपनी में अपने किसी फ्रेंड का नंबर इसमें नोट करो। तुम्हारा पुणे में किस बैंक में अकाउंट है ये नोट करो। तुम्हारे और कौन कौन से लेन देन इन्वेस्टमेंट है वो सब इसमें नोट करो। अपना पैन कार्ड इसमें नोट करो, आधार कार्ड नोट करो, पासपोर्ट नंबर नोट करो, डीएल नंबर नोट करो, ये सारी जानकारी इसमें लिखो। तो ये सब थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, ये बात 1 साल पुरानी मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सच है। मेरे बेटे ने वो सब जानकारी उस डायरी में लिख दी। अब उसने बड़ी आसानी से सब क्यों कर दिया? उसने ये इसलिए आसानी से कर दिया क्योंकि उस डायरी में मेरे और मेरे वाइफ के सारे अकाउंट की डिटेल्स थे। इवन उसमें ये भी नोटेड था कि इस अकाउंट का पासवर्ड क्या है। अब ये कहना तो बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे, जितने वोटर आईडी, राशन कार्ड से लेके, डीएल से लेके, पासपोर्ट से लेके, जितने भी अकाउंट्स एलआईसी की साथ साथ जैसे प्रस्तावना में कहा गया वो उस डायरी में सब नोटेड थे। उस डायरी में ये भी नोटेड था कि मेरे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है। उस डायरी में ये भी नोट था कि मुझे मेरे पास किसका लेना है वो किसका देना है, और इसमें मैं जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। तो उसने बड़े आराम से उन चीजों को मेंशन कर दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पास्ट से सीखना कैसे है और कैसे प्रेजेंट में वो काम करेगा। तो जैसे ये टॉपिक सुनाओ अगर आप कि अपनी मन में जो आपकी शंकाएं हैं या जो आपको मन में हेजिटेंसी है उसको छोड़ के आपको अपनी विल लिखनी चाहिए। ऐसे मैसेज जा रहा है, मतलब मैसेज ये जा रहा है इस टॉपिक को सुन के कि आप मरने से पहले अपनी चीजों को ऑर्डर में कर लें। तो थोड़ा सा टॉपिक असहज करने वाला है और असहज होना ठीक भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस टॉपिक में थोड़ा सा ट्विस्ट भी जरूरी था। वो मैं आपको अगले 1-2 लाइन में बताऊंगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 80-90 में या ओल्ड एज में मरेंगे। कोरोना काल में जो अनसर्टेनिटी आई,
जो लाइफ में अनिश्चितता आई, उससे हमको ये लगने लगा कि हमारी डेथ जल्दी भी हो सकती है, और बहुत लोगों की जल्दी डेथ भी हुई। लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो, चूंकि मैं एक मेडिसिन का आदमी हूं, आपको पता है जो डेथ के 5 बड़े कारण हैं उनमें कौन कौन से हैं? आपने सुना होगा हार्ट अटैक के बारे में, आपने सुना होगा एंजाइना के बारे में। पहले अच्छा लगा। पहले हार्ट अटैक 5th और 6th डिकेड में होते थे। अब 30 या 30 और 40 के लोगों में भी हार्ट अटैक हो रहा है। हमारी जो लाइफ स्टाइल वो ऐसी हो गई है कि हमको जल्दी हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हार्ट अटैक होंगे ही। एक स्ट्रोक की बात आपने सुनी होगी, 40-50 के लोगों में ब्रेन के हेमरेज हो रहे हैं। और डॉक्टर सुरभि आलोक की वाइफ है, वो इस बात को अच्छे से जानती हैं कि पहले कैंसर की जो एज हुआ करती थी, वो भी अब अर्ली एज में कैंसर हो रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, अभी एक मेरे एनएमओ के मेंबर जो 30 साल के हैं, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ है। ये कैंसर भी क्यों हुआ है कि जो खाने में पेस्टिसाइड या बहुत ज्यादा हम लोगों ने प्रिजर्वेटिव जो इस्तेमाल किए हैं, हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल में रॉ फूड की कमी है, इसकी वजह से कैंसर भी अर्ली स्टेज में है। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्ट्राइकिंग बात है कि कोरोना में जितनी डेथ हुई है, उससे ज्यादा डेथ हमारे यहाँ एक्सीडेंट से होती है। और जो एक्सीडेंट से डेथ होती है उसमें कोई एज थोड़ी निर्धारित हो सकती है। एक यंग आदमी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, एक मिडिल एज आदमी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब ये सोचना कि हम अपनी मौत से पहले पहले से ठीक से तैयारी कर लें, हमारी चीजों को ऑर्डर कर लें, हमको ये ही नहीं मालूम कि हम कितने साल तक जिएंगे। तो अच्छा होता है इस टॉपिक में ये ट्विस्ट दें हम कि हम अपनी लेटर हाफ लाइफ का जो लेटर हाफ है उसमें खुशहाल कैसे रहें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइफ में लेटर हाफ में खुशहाल कैसे रहें, साथ में हम ये भी अपने प्लान करके जाएं कि जब हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे जो हमारी बेटर हाफ, उसकी सुरक्षा के लिए हमने क्या कर रखा है। तो जैसे विल की बात हो रही है, ज्यादातर लोग विल की बात ही करेंगे, मैं विल से कुछ अलग हटके भी बात करूंगा। लाइफ के लेटर हाफ में अगर आपको खुशहाल रहना है, या आपको लगता है कि आपकी बेटर हाफ आपके जाने के बाद सुरक्षित रहें, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का लाइफ में आज की जमाने में बहुत बड़ा महत्व है। ये बात मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो पुराने कंसेप्ट हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, वो अब बदल चुके हैं। शरद चंद्रा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ज्यादा प्रकाश रखेंगे, इस बात पर डालेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ ऐसी स्ट्राइकिंग बातें बताऊंगा जिनसे आपका सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो पहले विल की बात करते हैं। जैसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम विल बना जाएंगे तो हमारे आगे आने वाले या हमारे जाने के बाद आपस में घर में भाई बहनों में झगड़ा नहीं होगा, हमारी बेटर हाफ अच्छी पोजीशन में होंगे। अब ये कोरोना काल में एक बहुत खराब बात हुई है, अस्पताल में ये कॉमन सीन था कि बाप की बॉडी को लेने के लिए घर वाले नहीं आए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके घर में कोरोना हुआ और उनके बेटे उनको देखना तो दूर, उनके बच्चों ने किसी अपने स्टाफ को भी मदद के लिए नहीं भेजा, कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। जिन पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपनी जान दिए दे रहे हैं, बहुसंख्यक पीढ़ियों ने इस कोरोना काल में उनकी भी कलई खुल गई है कि लोगों ने अस्पताल में जाके उनकी मदद को नहीं सोचा। ये नहीं सोचा इस आदमी की हम कैसे डिफरेंट तरीके, मदद करने वाले लोग भी बहुत थे, लेकिन ये सवाल इस कोरोना काल में बिल्कुल उजागर हो गया है कि हम जिनकी चिंता कर रहे हैं उनको हमारी कितनी चिंता है। इसलिए मैं पुनः आ रहा हूं अपनी बात पे कि फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर विनोद जी हैं, विनोद जी आपने सुना होगा लाइफ के साथ भी लाइफ के बाद भी। आपकी एलआईसी कितनी है? एलआईसी करा रखी है आपने? जी जी। कितनी करा रखी है? 1,00,000-2,00,000 की तो करा रखी होंगी साल की। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं यही सुनना चाहता था। आज के जमाने में एलआईसी को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए। एलआईसी से इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो मुश्किल से 5-6% का रिटर्न आएगा। आपको जान के हैरानी होगी,
LIC में जिसमें आप 80-90 के दशक से लाखों रुपया दे रहे हैं, अंत में आपको सिर्फ 5-6% का रिटर्न मिलेगा। LIC का कोई मतलब नहीं है। अब टर्म इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस, और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज है। अगर किसी ने 80 और 90 के दशक में अपना पैसा जितना वो LIC में डाल रहा है, उतने पैसे के उसने अगर शेयर खरीदे होते ब्लू चिप कंपनियों के, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को समझ में कम आए, इसका विरोध भी करें, लेकिन 80 और 90 के दशक में अगर आपने 10,000, 20,000, 50,000 रुपया अगर इन्वेस्ट किया होता ब्लू चिप कंपनियों के शेयर में, तो उसका रिटर्न आज के जमाने में 100 गुने से लेके 1000 गुना तक आया है। LIC और टर्म इंश्योरेंस अलग अलग चीजें हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि एक 25 साल का लड़का 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस या लाइफ कवर है मात्र 15,000 में ले सकता है। तो 15,000 का आप खर्च करके 1 करोड़ का टर्म ले सकते हैं। हालांकि मेरी आने वाले CA वो आपको बताएंगे। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा आप सभी से, अगर आपकी LIC है तो उनको प्रीमेच्योर खत्म कर दीजिए और उनका पैसा आप इन्वेस्ट करिए। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि अगर 50 या 60 साल का आदमी अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेगा तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। आप ऐसा सोच सकते हैं, तो इसके भी जवाब है। आजकल फाइनेंशियल मार्केट में NBFC और जो प्राइवेट बैंकिंग है, उनमें आप 2.5 लाख का प्रीमियम ले लीजिए, आपको 60 साल की उम्र में 10, 12, 15 गुना आपको वो लाइफ कवर दे देंगे और साथ में 7-8% का रिटर्न भी दे देंगे। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इस समय अपने फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और उससे मैक्सिमम गेन कैसे हो, ये सबको जानना जरूरी है। LIC से बेहतर है हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो आप कहेंगे आपके जो शेयर्स के जो डीमेट अकाउंट है, आपके जो ब्रोकर में आपके यहाँ जो अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, तो क्या आपने वहां अपना नॉमिनी बना रखा है? आपके डीमेट अकाउंट में कोई नॉमिनी है क्या? इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। अब जैसे लोग पैसा बचाते हैं तो FDR करते हैं, तो जैसे विनोद जी कह रहे होंगे FDR करिए, तो उसमें FDR में नॉमिनी भी बना दीजिए। मैं आपके लिए एक और थॉट दे रहा हूं, आज के जमाने में FDR करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि FDR से 5-6% का रिटर्न आता है। और आज के जमाने में अगर आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछेंगे तो इतना तो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर 4 से 6% होती है, तो FDR से आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अच्छा ये है कि उस FDR की जगह आप फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करें जिसमें डिविडेंड के रूप में आपको 5 से 8% मिल जाएगा, और साथ ही साथ में उनमें ये भी फैसिलिटी मिलेगी आपको कि साल में 1-2 बार उनका रेट इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। हालांकि CA आपको ये सब बेहतर रूप से बताएंगे। मेरा आपसे कहने का इस टॉक में ये मतलब है, यहाँ कहने का कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें और जैसे मैं बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल प्लानिंग में अब LIC का कोई रोल नहीं बचा, अब FDR का कोई रोल मेरा नहीं बचा। निवेदन है कि अगर आप चिकित्सकीय जो ठीक है, एस्पेक्ट हैं ठीक है। इसके, उनको देखें, क्योंकि हाँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे पास 2 हैं ऑलरेडी। दे विल टच द हाँ, ठीक सब्जेक्ट। है। थोड़ा सा मैं डेविएट हुआ हूँ, तो अब हाँ, विल की बात ही थोड़ा सा, करते हैं। क्योंकि दूसरे हाँ, लोगों को भी ठीक है, बुलवाना है। ठीक है, ठीक क्षमा है। क्षमा करेंगे मुझे कोई प्लीज। बात नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने कहा। अब मैं बिल की बात करता हूँ। तो जैसे लॉ के एक्सपर्ट इंदर जैन जी हमारे बीच में बोलेंगे, वो बताएंगे कि आपको कैसे अपनी विल बनानी है, और बिल आप किसी भी समय अपनी किसी भी उम्र में बना सकते हैं। जैसे कल विनोद जी से बात करते समय उन्होंने बताया कि उनका बेटा जब फौज में गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के। फौज में आप जिस दिन फौज को ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपकी विल लिखवा ली जाती है। तो जैसे मेडिकल लाइफ में, कोरोना लाइफ में आजकल बीमारियों की जो वजह से अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, उसमें हमें जिस स्टेज पर बिल बनानी पड़े उस समय अच्छा है। बिल को आप लगातार बदल सकते हैं। विल को लेके 2-3 बातें मैं कह के अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। विल में इस बात का ध्यान रखें कि आपके बाद जो आपकी बेटर हाफ है उसकी लाइफ कैसे सिक्योर होगी, उसके हाथ में आपको बहुत सारी चीजें देनी होंगी। और ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम आज 50 साल के हैं, 60 साल के हैं,
और हम जब विल बनाते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा छोड़ जाएं। हम ये भूल जाते हैं कि हम आज जिस स्टेज पर हैं, उस स्टेज पे हमको पहुंचाने वाले इस देश ने भी हमारी बहुत मदद की है। इस देश से मेरा मतलब ये है, हमारे यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमारे घर में, परिवार में, बचपन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें बचपन में खिलाया होगा, किसी मौके पे मदद करी होगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदगी में चाचा, मामा, ताऊ बन के मदद करते हैं। तो जब मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो विल में अगर आपके पास 10 लाख रुपए का अगर एक कॉर्पस है या एक असेट है, तो कुछ पैसा देश के नाम, समाज के नाम भी छोड़ के जाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन गुप्ता जी। इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी चिकित्सक मैंने कम ही देखे हैं, जो चिकित्सा कर्म के अतिरिक्त भी और सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और जो अन्य बातें हैं आपसे संबंधित, वो प्रश्न काल में संभवतः आप उनका उत्तर दे पाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं इसके लिए। आपने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात को इस सदन के सम्मुख रखा। आज मित्रों, एक कमी की तरफ मैं अपनी इशारा कर रहा हूं कि मैंने आज स्वागत के लिए किसी का कोई स्वागत नहीं किया। ये सारा काम सभा के अंत में किया जाएगा। इसके लिए यहाँ जितने महानुभाव उपस्थित हैं वो मुझे क्षमा करेंगे। अब विषय विशेषज्ञ के रूप में काफी दिन से, मैं समझता हूँ कि लगभग 1 साल से हम इस बात के लिए प्रयासरत थे, संभवतः मैं, कि भाई इंदरचंद जैन जी का एक व्याख्यान हम सबके सम्मुख हो। चाहते तो हम ये थे कि एक बहुत बड़ी मीटिंग इसके लिए आयोजित हो, लेकिन आज मेरी नजर में ये एक ट्रेलर होगा। इंदर भाई जो अपनी बात यहाँ रखेंगे, जितने भी लोग हैं आज हमारे सामने, अभी मेरे सामने 52 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये 52 लोग जब 500 लोगों को बताएंगे एक एक करके, तब इस बात के लिए जब आग्रह किया जाएगा इंदर भाई से कि आप अपने विचार इस विषय पर व्यक्त करें, तब हमको संभवतः बड़ी आनंद होगा जब 500 से लेकर 1000 लोग इस सभा में उपस्थित होंगे। मैं इंदर भाई के बारे में इस सदन को थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा। भाई इंदरचंद जैन हमारे क्लब, रोटरी क्लब ऑफ आगरा के पूर्व अध्यक्ष हैं और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट IIA, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो MSME से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है। आप की जो शैक्षणिक योग्यता है, आपने 2 विषयों में, अंग्रेजी साहित्य और इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उन सब्जेक्ट के अलावा आपका जो विशेषज्ञता है वो लॉ के संबंध में हो गई है। कई बार डेविएशन हो जाता है, ये बड़ा सुखद भी है और अच्छा भी है कि आपने इस रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और आप CBDT की तरफ से रीजनल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य चुने गए हैं और आपने अनेकों आर्टिकल्स लॉ पॉइंट्स के ऊपर लिखे हैं। मित्रों, पिछले 1 साल के अंदर आपने 125 से अधिक लेख वेरियस लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर लिखे हैं, जो कि टैक्स गुरु और legalservicesindia.com पर प्रकाशित हुए हैं। इस बीच में आपने एक पुस्तक की रचना भी की है जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है, हैव यू एग्जीक्यूटेड योर विल। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक होगी जब बाजार में आएगी। और आप अनुपम हाउसिंग ग्रुप के चेयरमैन हैं और आपका बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है। मैं निवेदन करता हूं इंदर भाई से कि कृपया इस सदन के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद विनोद जी। आज का विषय जैसा मेरी समझ में आ रहा है वो है कि हमको तैयारी करनी है अपनी मृत्यु की। कुछ लोग इस बात से एतराज करते हैं
कि हम लोग बात मृत्यु की करते हैं। मुझे याद आता है आज से 10 साल पहले मैंने एक सेमिनार एड्रेस किया था क्लार्क्स आमेर होटल में जयपुर में, और मैंने वहां 200 लोग थे। तो मैंने पूछा कि हैव यू एग्जीक्यूटेड योर विल? तो लोग खड़े होकर बोले कि आपको हमारी लंबी जीवन की कामना करनी चाहिए और आप हमारे मरने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो इसी तरह से हमको ये थोड़ी सोचते हैं कि हमारे साथ एक्सीडेंट होगा या हमारे साथ कोई बीमारी आएगी, लेकिन ये है कि ये एक प्रिकॉशन है, ये एक नेसेसिटी है। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं एक अंग्रेजी की पोएम के साथ। आई वॉज डाइंग इसका शीर्षक है। फर्स्ट आई वॉज डाइंग टू फिनिश हाई स्कूल एंड स्टार्ट कॉलेज, देन आई वॉज डाइंग टू फिनिश कॉलेज and start work, and then I was dying to marry and have children, and then I was dying for my children to grow old enough for school so that I could return to work, and then I was dying to relive, and now I'm dying, and suddenly I have realized I forgot to live. जब एक और हम लोग एक कल्पना कर रहे हैं कि मृत्यु के उपरांत क्या होगा, तो हमको सबसे पहला जो विचारणीय विषय है कि हम जी कैसे रहे हैं, क्या हम वास्तव में जी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मृत्यु आए तो हमको लगे कि हमने जिया तो है ही नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार कभी जिए ही नहीं। तो सबसे पहला तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मृत्यु तो जब आएगी तब आएगी, हम जीना शुरू कर दें। देखिए, डेथ डज नॉट कम बाय अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है कि हमें अपॉइंटमेंट लेना है या डेथ ने हमें अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। मुझे यक्ष संवाद याद आता है, जहां युधिष्ठिर से पूछा गया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है मॉर्टल है और वो जी इस प्रकार से रहा है मानो उसको हमेशा के लिए जीना है। वो लोगों को मरते हुए देख रहा है, परंतु उसके अंदर ये भाव नहीं आ रहा कि मुझे भी इन लोगों की भांति मुझे भी जाना है। तो सबसे पहले हमको इस डेथ की प्रिपरेशन करनी है। इस डेथ की प्रिपरेशन कैसे होगी? फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, फैमिली एस्पेक्ट से, हमारे आध्यात्मिक रूप से, हमारे धार्मिक रूप से, हर रूप से हमको अपनी मृत्यु की तैयारी करनी है। गीता में लिखा हुआ है कि जिसका जन्म होता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु जिस प्रकार से सुनिश्चित है उसी प्रकार से पुनर्जन्म जो है सुनिश्चित है। वहीं एक जगह लिखा हुआ है गीता में कि जो भाव हमारे रहेंगे मृत्यु के समय, वही भाव के हिसाब से हमारा नया पुनर्जन्म होगा। तो हमको वो भाव रखने हैं शांति के अपने जीवन मृत्यु के समय। वो कब आएगा? जब हम अपने सारे कार्य पूरे कर चुके होंगे। सारे कार्य में हम लोगों को ये सोचना है कि हम सारे जीवन लगे रहे। हर इंसान अपने परिवार के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धनार्जन करता है, संपत्तियां जो है एकत्र करता है, बैंक बैलेंसेस बढ़ाता है, जीरोज अपने डेवलप करता है, लेकिन ये उसके जीवन का एक अंत नहीं है। उसका जो अंत है, जैसे मैंने लिखा है कि जो अल्टीमेट जो एम है हमारा, जो क्योंकि अर्निंग वेल्थ इज नॉट इन योर लाइफ इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। Your financial planning must include as to how your wealth will be used and by whom when you are gone. Smooth transition of wealth as your wishes is perhaps more important than earning wealth. तो जीवन में हमको धनार्जन करना है, लेकिन साथ में सोचना है कि इस धन का उपयोग हमारे जाने के बाद जैसा हम चाहते हैं, कितना, जैसे पवन गुप्ता जी, डॉक्टर पवन गुप्ता जी ने कहा कि कुछ धर्म के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए। तो ये सारी चीजें जो है विचार में रखते हुए हमको करना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, इसके बारे में बहुत से बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के जो गुरु हुए हैं, जिनको राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने अलग अलग बात कही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। इसी तरह सूजे ओमन है, अमेरिकन फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो कहते हैं स्टेट प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड एवरलास्टिंग गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फैमिली एंड सेटिंग अप अ स्मूथ इनहेरिटेंस इजंट एज हार्ड एज यू थिंक। जैसे आप किसी से बात करते हैं कि हमको एक विल लिखनी है, हमको अपने
अपना इस तरह से सोचना है कि हमारे परिवार में हमारे जाने के बाद सामंजस्य बना रहे, हार्मनी बनी रहे, तो ये सोच से ही ना लोग घबरा जाते हैं। पहली बात तो एक लोगों को डर है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जैसे ही हमने विल लिखी, इसका अर्थ ये है कि अब हमको अब जाना अब हमारा सुनिश्चित है, बहुत जल्दी हम चले जाएं। दूसरी बात ये सोचते हैं लोग कि जब हमने एक विल लिख दी तो हम तो बिल्कुल बेकार हो गए, हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं, हमने तो जो कुछ था वो लोगों को दे दिया, तो हम तो पेनीलेस हो गए, हम पावरलेस हो गए। देखिए, विल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो हमारी इच्छा है टेस्टेटर की, वसीयतकर्ता की, कि वो ये चाहता है कि जो भी उसके पास अचल और चल संपत्ति है, उसके मरने के बाद किन लोगों तक, किन संस्थाओं तक, किन व्यक्तियों के पास वो पहुंचे। तो इसके अंदर ये आवश्यकता नहीं है कि वो जब तक जीवित है वो कोई भी विल एक्ट अपॉन नहीं होती है। विल तो आपकी मृत्यु के बाद एक्ट अपॉन होती है। तो इसलिए ये डरने की जो ये डर है, इस डर को निकाल देना चाहिए कि अगर हमने विल कर दी तो अब हमारे बच्चे या हमारा परिवार अब हमारी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एक अमूक हथियार है। आप कभी भी अपनी विल बदल सकते हैं। आप अपनी विल जब चाहे तब बदल सकते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, आपने एक विल करी और उसके बाद थोड़े दिन बाद आपने 5 साल बाद एक प्रॉपर्टी बेच दी, तो आप एक नई विल कर सकते हैं। आपका मन कर रहा था पहले मैं आधी प्रॉपर्टीज अपने दोनों लड़कों को दूंगा, आपका बाद में मन करता है नहीं जी मैं तो एक ही लड़के को देना चाहता हूं या किसी को नहीं देना चाहता हूं, मैं इसको धर्म में लगाना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। तो इसलिए विल एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं है। ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी है। अगर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी है, दूसरी बात, जब ये ट्रांजिशन ऑफ वेल्थ होता है किसी के नाम भी, तो आयकर के सारे प्रावधान इस पर लागू नहीं है, क्योंकि आप जो भी विल से दे रहे हैं जिसको, तो वो कोई एक समस्या नहीं है। वो आप उसको दे सकते हैं, ब्लड रिलेशन को दे सकते हैं, आउटसाइड द ब्लड रिलेशन को दे सकते हैं। जो टेस्टामेंट्री जो डिस्पोजिशन होगा वो इनकम टैक्स की परव्यू में नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है, एक बहुत बड़ा हथियार है जो आपके पास रहता है। देखिए, जितने आज के दिन आप मुकदमे देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हैं, 2/3 मुकदमे उनमें से जमीन और जायदाद के होते हैं, और उनमें से आधे मुकदमे फैमिली के अंदर होते हैं, जहां ज्यादातर डिस्प्यूट सक्सेशन का होता है। कई बार विल एग्जीक्यूट की होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि डाउटफुल है, सस्पिशियस है, ये विल ही नहीं है, तो ये फैब्रिकेटेड विल है। तो इस तरह से जो है मुकदमे बहुत होते हैं। तो हमको इन मुकदमों से बचने के लिए, फैमिली में हार्मनी मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना है। तो पहले तो आप ये समझिए कि विल एकमात्र तरीका नहीं है जिससे आपकी अचल और चल संपत्ति को आप अपने सक्सेसर्स को या जिनको लिगेटीज, जिनको भी आप चाहते हैं उनको दें। इसके कई तरीके हैं। एक तरीका है गिफ्ट, हिबेनामा। आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं अपने किसी भी ब्लड रिलेशन में करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट आपको जो है वहां कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगा। उसके अंदर ब्लड रिलेशन की डेफिनेशंस है। अगर आप ब्लड रिलेशन में कर रहे हैं कोई गिफ्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट के किसी परव्यू में आप कहीं भी इसके अंदर इनकम में जोड़े नहीं जाएंगे। अब कुछ स्टेट्स हैं, कुछ राज्य हैं जिन्होंने ये समझा कि हमें अपने प्रदेश के अंदर हार्मनी बना के रखनी है परिवारों में। जैसे हरियाणा एक नाम है। हरियाणा ने जितनी भी गिफ्ट्स ब्लड रिलेशंस को हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की उस पर स्टैंप ड्यूटी माफ कर रखी है। मान लीजिए कोई 5 करोड़ रुपए का मकान है जो आज वो पिता अपने पुत्र या पुत्री के नाम में गिफ्ट करना चाहता है, तो उस पर अगर यूपी में करेगा तो उस पर 35 लाख रुपए का स्टाम्प और 7 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस उसे जमा करनी पड़ेगी। हरियाणा में 1 रुपया भी नहीं जमा करना पड़ता। दिल्ली के अंदर शायद ये 1-2% है, और बाहर भी बहुत सी स्टेट्स के अंदर ये बहुत कम है। तो हमको इस जो कानूनी फायदा है, क्योंकि अगर आप गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट इज इररेवोकेबल। आपने गिफ्ट कर दी तो उसके बाद फिर उस पर कोई झगड़ा नहीं रहेगा, फिर उस पर कोई झगड़ा नहीं उठेगा। तो इसलिए ये भी एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है फैमिली सेटलमेंट। हम लोग परिवार में बैठे आपस में और एक सेटलमेंट करें कि भाई किसको क्या चीज देनी है। अब एक समस्या ये पैदा होती है कि फैमिली सेटलमेंट रजिस्टर नहीं होता,
और फैमिली सेटलमेंट को अगर आप उसको एक डीड की तरह बनाते हैं तो कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि वो जो है फिर लायबल टू स्टैंप ड्यूटी है। आप एक्ट अपॉन करें। अब एक्ट अपॉन न करें, मान लीजिए किसी आदमी ने आपस में तय किया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी अमुक आदमी पे, बी प्रॉपर्टी दूसरे आदमी पर, और बाद में वो नहीं एक्ट अपॉन करते, फिजल आउट कर जाते हैं, तब फिर आप क्या करेंगे? तो इस तरह का एक बहुत बड़ा मुकदमा जो है देश के सबसे बड़े लीगल फर्म के साथ आया, जहां मां के शेयर्स के लिए दोनों जो है, जो उनके पुत्र थे, उनके बीच में विवाद हुआ, जो बाद में जाकर वो जो है सेटल हुआ, जो बाद में जाकर वो सेटल आपस में मेडिएशन से हुआ। यहाँ एक बात मैं मेडिएशन की कहना चाहता हूँ। मेडिएशन क्या होता है कि जब आपको अपनी प्रॉपर्टीज को बांट रहे हैं, तो हो सकता है कि ए प्रॉपर्टी आप अपने बड़े बेटे को दें और बी प्रॉपर्टी छोटे बेटे को दें, जबकि हो सकता है पसंद उल्टा हो इससे। तो हम लोगों को मेडिएशन में जाना चाहिए ताकि मुकदमे कम हो, और मेडिएशन से हम प्रॉपर्टीज को अपने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें थ्रू विल। अब जब भी हम विल की बात करते हैं या जब भी हम डेथ की बात करते हैं, तो बहुत सारे एक्ट्स लागू हो जाते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन स्टाम्प एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो जो भी आप करें वो किसी लीगल, किसी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी अपने फैमिली लॉयर से डिस्कस करके करें, ताकि वो जो आप जो अरेंजमेंट करना चाहते हैं वो एक अरेंजमेंट, एक पक्का अरेंजमेंट हो फॉर ऑल टाइम्स टू कम हो। देखिए यहाँ कुछ टिप्स हैं कि हर आदमी को, खासकर आजकल के जैसे समय के अंदर, उसको ये चाहिए कि कोई अकाउंट वो सिंगली ऑपरेट ना करे, सारे अकाउंट अपने जॉइंट अकाउंट कराए, ताकि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ देम द सर्वाइवर कैन ऑपरेट दोज अकाउंट्स। सिमिलरली अगर आप लॉकर्स की बात करें तो लॉकर्स भी जो है सिंगल हैंडेड ना रखें, उसमें मल्टीपल लोग रखें। चाबी अपने पास आप रख सकते हैं, लेकिन लोगों को, कई लोगों को ज्वाइन करके चलें। ऐसी पार्टनरशिप डीड है, जितनी पार्टनरशिप डीड आप बनाएं उसके अंदर लिखें कि ये पार्टनरशिप जो है किसी पार्टनर की डेथ के साथ डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि जो सक्सेसर उसका होगा उसको इंडक्ट कर दिया जाएगा, ताकि ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं कानूनी और बैंकिंग की और टैक्सेशन की, उनसे बचा जा सके। तो देखिए नीड ऑफ द विल तो हमेशा है। हम ये कहें कि जरूरत नहीं है, अगर आप विल एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर सक्सेशन एक्ट लागू होगा। सक्सेशन एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत, जहां हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध आते हैं, जितने इनके धर्म के जो मानने वाले आते हैं, ये उनके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार होगा। तो कई बार जिस तरीके से वो होता है वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन अगर कोई आदमी अपनी विल एग्जीक्यूट कर देता है तो फिर वो परिवार को भी उसकी समझ में आ जाती है। उसी बात, अगर आप विल एग्जीक्यूट करते हैं तो आप चैरिटी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, आप किसी संस्था को कुछ दे सकते हैं। अदरवाइज सक्सेशन के अंदर न चैरिटी का कोई स्थान है, न किसी संस्था का, आपके स्कूल का, आपके देश का, जैसे डॉक्टर पवन गुप्ता जी ने कहा था, कोई स्थान नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर पवन गुप्ता जी ने भी कहा कि नॉमिनेशन लोगों को करना चाहिए। तो बैंक आजकल कंपलसरी कर दिया है, कोई भी आप अकाउंट खोलते हैं, एफडीआर बनाते हैं, तो या जैसे आप कोई सोसाइटी से या आवास विकास से या डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप कोई भी जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो आपको LIC की तरह जो है वो उसमें नॉमिनी हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, हमने एक नॉमिनी अपना नियुक्त कर दिया, उसको ये पैसा मृत्यु उपरांत मिल जाएगा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेकों केस में कहा है कि जो नॉमिनी होता है वो मात्र एक कस्टोडियन होता है, वो उस धन का मालिक नहीं होता, चाहे वो शेयर्स, चाहे वो आपके बैंक में पैसा हो, चाहे वो आपका जो है सोसाइटी के शेयर हो, चाहे कहीं भी कोई चीज हो, चाहे LIC हो। तो ये सफिशिएंट डिस्चार्ज तो होता है बैंक के लिए, LIC के लिए, कि वो आपके नाम में नॉमिनी को पैसा दे दे, लेकिन जो पैसा है वो एज ए कस्टोडियन होल्ड करेगा, और एज पर द विल या एज पर द मोड्स ऑफ सक्सेशन वो उनको जो है मिलेगा। एक छोटा सा विवाद अभी कंपनीज एक्ट में भी आया है, जो सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय में गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मैं तो कहूंगा एरोनियसली, क्योंकि पहले कुछ जजमेंट्स है जिनको उन्होंने कंसिडर नहीं किया, और ये कह दिया कि नॉमिनेशन नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज की वजह से जो है वो नॉमिनी जो है वो मालिक बन जाएगा,
शेयर्स का, ऐसा नहीं है। तो अब यह है कि कौन विल कर सकता है। कोई भी आदमी जो साउंड माइंड का है और एडल्ट है वो अपनी विल कर सकता है। कब कर सकता है? वैसे तो जब चाहे तब करे, लेकिन जैसे आजकल ग्लोबल या नेशनल इमरजेंसी है, पेंडेमिक है, या कहीं वो उसकी ही इज नॉट कीपिंग वेल, तो ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां उसे विल करनी चाहिए। किन चीजों के बारे में विल कर सकता है? जो प्रॉपर्टीज वो ओन करता है, जिसको वो डिस्पोजल का उसको राइट है, उन चीजों के बारे में वो जो है विल कर सकता है। HUF की किसी प्रॉपर्टी के बारे में वो विल नहीं कर सकता। अब बहुत तरीके की विल है, जैसे एक प्रिविलेज्ड विल होती है जो सिर्फ सैनिक कर सकते हैं, वो ओरल विल भी हो सकती है। इसके अलावा मोहम्मडन्स भी, जो मोहम्मडन लॉ के अंतर्गत आते हैं, वो भी ओरल विल कर सकते हैं, उनकी विल मान्य है। अदरवाइज हिंदू के लिए, सिख के लिए, या ईसाई के लिए, या बुद्ध के लिए, जैन के लिए ओरल विल की कोई वैल्यू नहीं है। कई तरीके की विल्स हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विल है म्यूचुअल रेसिप्रोकल विल या जॉइंट विल, या उसे, तो वो क्या है कि ये विल हस्बैंड और वाइफ मिलके कर लेते हैं, एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टीज दे देते हैं, ताकि ये कि जो भी जिसकी पहले डेथ हो वो दूसरा स्पाउस उसका जो है वो प्रॉपर्टी लेस नहीं रहे, पावरलेस नहीं रहे। ये बहुत रिक्वायर्ड है और लोगों को ये जो म्यूचुअल विल है ये जरूर करनी चाहिए। एक चीज है वीडियो विल। अभी ये हमारे इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, लेकिन लोग जिस वक्त विल एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उसकी वीडियोग्राफी कराएं, रिकॉर्डिंग रखें, तो जब कभी मुकदमे आते हैं, उनके अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, वो विटनेस करते हुए, वो विल पे साइन करते हुए ये वीडियोग्राफी होगी, तो ये कानूनी जो मुकदमे होंगे, जो सूट्स होंगे, उनके अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि IT एक्ट अब उनको कहता है। अब आप कब कहाँ विल करें? जहां आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी एक प्रॉपर्टी है, वहां आप विल कर सकते हैं। वैसे आप कहीं भी विल कर सकते हैं, विल करने पर कोई रोक नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ इंटरेस्ट, जो लोग अपने स्पाउस को देते हैं। लाइफ इंटरेस्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइफ इंटरेस्ट में दी गई हैं, उसका उपयोग दूसरा स्पाउस अपने जीवन भर कर सकता है बिना मालिक हुए। अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को जो है एक अपना हाउस दे देता है, तो उस हाउस को जीवन पर्यंत जो है वो बिक्री नहीं कर सकती, लेकिन एंजॉय कर सकती है उसकी वाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जरूरत हो वहां लाइफ इंटरेस्ट जरूर क्रिएट करना चाहिए। देखिए, विल एक बहुत बड़ा टॉपिक है और समय की सीमाएं हैं, तो मैं बहुत छोटे सूक्ष्म में कहता हूं, एग्जीक्यूशन ऑफ विल जब होता है, उसके साथ एक चीज बहुत मैंडेटरी है, वो है टू अटेस्टिंग विटनेसेस। अगर आपने 2 अटेस्टिंग विटनेसेस से विटनेस नहीं कराया है, तो वो विल नहीं है, एक कोरा कागज है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि रजिस्टर्ड विल और अनरजिस्टर्ड विल में कोई फर्क नहीं है, फिर भी लोगों को एक रजिस्टर्ड विल करनी चाहिए। उसकी सैंक्टिटी थोड़ी ज्यादा होती है, सस्पिशन थोड़ा ज्यादा होता है, सस्पिशन थोड़ा कम होता है, जबकि अनरजिस्टर्ड विल के अंदर होता है। लेकिन आपने रजिस्टर्ड विल की हुई है और आप एक अनरजिस्टर्ड विल से भी यदि उसे खारिज करना चाहें, चेंज करना चाहें, रिवोक करना चाहें, दैट यू कैन डू। बोथ आर इक्वल इन ऑपरेशन, क्योंकि लॉ के अंदर ऐसा क्लियर है। एक चीज है कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए अनरजिस्टर्ड विल से कोई एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट, जो आजकल जो है यूपी रेवेन्यू कोड बन गया हमारे उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही सारे पैरामीट्री या फिर दूसरे प्रदेशों में भी एक्ट्स हैं। तो वहां ये है कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर आप अपने सेसर्स के अलावा देना चाहते हैं, तो आपको एक रजिस्टर्ड विल करनी पड़ेगी। अब एक चीज ये है कि अगर आप कोई चीज रिलीजियस पर्पस के लिए दे रहे हैं, तो और वो रजिस्टर्ड विल से देंगे, और वो भी कम से कम 6 महीने पहले, डेथ से पहले होनी चाहिए, ताकि एंड के टाइम पर आप ये ना हो कि इतने धर्म से जो है प्रभावित हो जाए कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने धर्म को या किसी मंदिर को या ट्रस्ट में दे जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिवोकेशन का पावर है, आप नई नई विल कर सकते हैं। आप कुछ चीजें विल में कवर्ड नहीं होती है, जैसे कुछ आपने प्रॉपर्टी खरीदी 2010 में आपने विल की थी, या 2012 में एक प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है विल के अंदर। तो जिन चीजों के बारे में मेंशन है विल में, वो तो होंगी एज पर द मैंडेट ऑफ द विल, और बाकी पर सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगा। सक्सेशन, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत एक बस मैं बात और कहना चाहता हूं कि यदि कोई पुरुष मरता है और उसकी मां जीवित है, तो मां भी उसकी एक वारिस है।
जिस तरह उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन मैरिड और अनमैरिड हैं, उसी तरह से मदर को भी जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर बहुत बड़ी सैंक्टिटी दी है और माँ को भी जो है उसमें हिस्सेदार माना गया है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि हर आदमी मिले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इसमें विल जो है एज ए मीन्स ऑफ टैक्स प्लानिंग भी है। विल के थ्रू डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट भी जो बनाए जा सकते हैं, जिन पर एक अगर ट्रस्ट बनाते हैं तो टैक्सेशन भी जो है नॉर्मल रेट पर होगा, एक्स्ट्रा रेट पर, हायर रेट पर नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं। विल एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि ये हर आदमी को सक्सेशन, चाहे वो 10 लाख का आदमी है या 10 अरब का है। लोगों की जो भ्रांतियां हैं कि टाटा बिरला के लिए विल बनी है, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को अपनी विल एग्जीक्यूट करनी चाहिए, समय से करनी चाहिए और रजिस्टर्ड विल करनी चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि रजिस्टर्ड विल भी, लोगों को ये डर होता है कि रजिस्टर्ड विल भी मालूम पड़ जाएगी मेरे लीगेटीज को कि ये विल किसके बारे में की गई है, तो जिसको ये प्रॉपर्टीज नहीं लिखी होगी वो नाराज हो जाएगा। या अगर विल वो जो है घर पे लॉकर पे रखी है और बाद में मृत्यु के उपरांत वो मिली, तो हो सकता है जिसकी समझ, जिसको मिली और उसको नहीं कोई प्रॉपर्टी मिली हो तो उसे फाड़ के फेंक दे। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सेफ डिपॉजिट में रजिस्ट्रार, नॉट सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में पावर है कि आप एक बंद लिफाफे में, सील्ड लिफाफे में उसको आप दे सकते हैं। वो रजिस्टर में उसे दर्ज करेगा और अपने पास रखेगा और उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसको जब उसके लीगल एयर्स उसकी मृत्यु सर्टिफिकेट देंगे तो वो वहां जाकर उसको वो खोली जा सकती है और उसको जो है क्या कहते हैं सील्ड कवर से और उसकी कॉपी दी जा सकती है। तो ये सब बातें शॉर्ट में हैं, समय की सीमा है। तो मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं सब। बहुत बहुत धन्यवाद इंदर भाई। ये विषय ऐसा विषय है जिसमें बहुत अत्यधिक समय की आवश्यकता है इसको पूरा करने में। यह आधे घंटे में या 15 मिनट में खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपकी बात सुन के मुझे अपनी लिखी हुई 2 लाइनें याद आ गई कि लिख तो देता सुख की वसीयत लेकिन, लिख तो देता सुख की वसीयत लेकिन दुख की दास्तां मेरा पीछा करती रही। अंदर भाई आपने बहुत सीमित समय में बहुत अच्छे शब्दों में इस सब्जेक्ट की व्याख्या की और मैं यहाँ पर जितने महानुभाव में उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया जो भी प्रश्न उनके दिमाग में आ रहे हैं, जो अभी बोला, जो कुछ बताया गया उससे संबंधित या जो उनके मन में प्रश्न आ रहे हैं वो कृपया लिख कर रखें, चैट बॉक्स में डालें, जिससे कि हम उनके समुचित उत्तर दे सकें। मित्रों, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मध्य हम सबके हरदिल अजीज पूर्व मंडलाध्यक्ष शरद चंद्रा जी एक एक्सपर्ट सीए के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं और वैसे तो उनका समय बड़ा कीमती है और वो ऐसी जूम मीटिंग्स को कम अटेंड करती हैं, लेकिन हमारे आग्रह को वो टाल नहीं सके और उन्होंने हम पर ये बड़ी कृपा की कि आज हम पर हमारी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ शरद भाई से कि कृपया सदन को संबोधित करें। शरद चंद्रा जी। धन्यवाद विनोद भाई। बहुत बहुत आभार रोटरी क्लब आगरा का और आपका और आपके प्रेसिडेंट आलोक जी का, जिन्होंने आज ये इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है और इतने अच्छे रूप में इसको रखा गया कि मैं तो जब डॉक्टर पवन अग्रवाल गुप्ता बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि डॉक्टर पवन गुप्ता तो अपनी मेडिकल साइंस की बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फाइनेंस के ऊपर बात करी तो मुझको तो लगा कि क्या मुझको डॉक्टरी सीखनी चाहिए। और इंदर जी को तो हम सब जानते हैं कि भाई वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो उन्होंने वकालत जरूर नहीं करी, लेकिन हम लोग उनको एक टैक्स में भी और अन्य विषयों में भी जानते हैं कि उनका बहुत अध्ययन है और बहुत कीन उनकी उसमें समझ है। तो देखिए, पवन गुप्ता जी ने कुछ ऐसी बेसिक बातें कही जो हम सब जानते हैं लेकिन जानते हुए भी समझना नहीं चाहते।
हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक दिन होनी है, लेकिन न तो हम अपने आप को ऐसे कंडक्ट करते हैं कि एक दिन इस संसार से जाना है, और जैसा कि कहा, ना हम अपने जीवन को पूरी तरह जीते हैं, न जीवन को पूरी तरह जीते, न अपने आप को हम तैयार करते हैं जीवन का अंत होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अब सारा एक ट्रांजिशनल फेज है सारे संसार का। इकोनॉमीज का भी ट्रांजिशन है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का भी ट्रांजिशन है, इकोनॉमिक सिनेरियो का भी ट्रांजिशन है। सारी सोच मुझे लगता है हम लोगों की बदल रही है। एक जमाने में सिर्फ धन के अर्जन पर ही नहीं, धन को ज्यादा एकत्रित करने पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा जोर था। लेकिन ऐसा मेरा फीलिंग है कि शायद हम सब इस कोरोना युग में अपने आप में एक परिवर्तन जरूर पा रहे हैं। मैंने काफी लोगों को ये कहते हुए सुना कि भाई सब यहीं रह जाएगा, जो जो करना है कर लो। तो जो करना है कर लो से मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत सारी बातें नहीं सोची कभी, उन बातों के बारे में भी हम लोग सोचें। मैं कई बार वॉरेन बफेट को पढ़ता था, उनको मैंने सुना भी। मैं राकेश झुनझुनवाला को भी सुनता था। एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मेरी शादी हुई और मुझको, मेरे पास कुछ पैसे थे 8,000 या कितने, तो मुझको लगा कि मैं अपने घर में एयर कंडीशनर लगवा दूं। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों एयर कंडीशनर क्यों लगाऊं, मैं इस पैसे से शेयर्स क्यों ना खरीद लूं। और बोले कि मैंने वो पैसा जब लगाया, उसके बाद से मेरा रियल इन्वेस्टमेंट की जो मेरी लाइफ थी वो शुरू हुई। तो कौन सी बात ठीक थी? क्या उनको सुख सुविधा के लिए एयर कंडीशनर नहीं लगवाना चाहिए था? क्या उनको इन्वेस्टमेंट ही कर देना चाहिए था? शायद दोनों ही बातें ठीक हैं। अगर उन्होंने एयर कंडीशनर लगाया होता तो उनकी जिंदगी आराम में हो गई होती, शायद कुछ वर्षों के लिए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, उससे शायद उनका जीवन लंबे समय तक आसान हुआ। वॉरेन बफेट, उनके पास अकूत संपत्ति है, लेकिन वो पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, उसी में चलते हैं। उन्होंने शायद आज तक कोई नई कार नहीं खरीदी। वो कहते हैं इस कार का क्या करना है, घर का क्या करना है? यू मस्ट इन्वेस्ट, यू मस्ट सी दैट योर वेल्थ इंक्रीजेस। तो प्रश्न ये है कि कौन सी थियरी ठीक है? पवन गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही, फाइनेंशियल प्लानिंग करो भाई। और उन्होंने बहुत ऐसी बातें बताई जो वास्तव में मैं सोचता था अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में। मैंने आप लोगों को आश्चर्य होगा, मैंने कभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली। शायद 1,50,000 रुपए की कभी ली हो तो ली हो, कोई जबरदस्ती दे गया हो, ऐसी 10-20 लाख रुपए की पड़ी होंगी शायद। लेकिन मैंने कभी अपनी मर्जी से कोई नहीं ली। कोई अगर आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई ले लीजिए, इससे इस आदमी का भला हो जाएगा, अच्छा बेटी। मुझको ऐसा इन्वेस्टमेंट कभी भी वो अच्छी नहीं लगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं पवन जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत ही उन्होंने एक ऐसी बात कही। और क्यों नहीं एग्री करता मैं? क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर ये 10 लाख रुपए मेरी वाइफ को और मिल भी जाएंगे तो इससे उनका भला क्या हो, या अगर ये अगर 25 लाख रुपए और मिल जाएंगे तो इससे उनका क्या भला होगा? कुछ नहीं होगा। खैर, सब सोच अच्छी है। मैं ये नहीं कहता कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है और वो करनी भी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें, देखिए, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं
आपका एज ग्रुप क्या है, आपका इनकम ग्रुप क्या है, आपका वेल्थ का स्टेटस क्या है, इसमें बहुत सारी चीजों का एक योगदान है। इट इज अ बुके। आप किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। जो इन्वेस्टमेंट प्लानर्स हैं वो कहते हैं कि भाई 20% गोल्ड में डालिए, 60% को आप कुछ फिक्स डिपॉजिट में डालिए, कुछ आप शेयर्स में डालिए, कुछ लॉन्ग टर्म में डालिए, कुछ शॉर्ट टर्म में डालिए, कुछ ऐसे डालिए, कुछ ऐसे डालिए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी मेंटल स्टेटस पे और आप किस तरह की आप इनकम आपको आती है उस पर। लेकिन जो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो हम लोग भूल जाते हैं एक पक्ष। पवन गुप्ता जी ने बार बार बेटर हाफ की या वाइफ की बात करी, तो मैं अगर बात करूं अपनी लेडी वाइफ्स की, हम लोग उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि मेरी वाइफ के पास अगर पैसे इंडिपेंडेंटली हो जाएंगे तो वो शायद टेंट्रम्स थ्रो करने लगेंगी, वो हमारी बात मानना बंद कर देगी। उनको ऐसा लगेगा कि अब तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो मेरा इस सब बातों में कोई एग्रीमेंट नहीं है। मुझको तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझको तो बल्कि लगता है कि लेडीज के हाथ में पैसा ज्यादा सेफ रहता है। वो लोग पैसे की इस तरह से नहीं इस्तेमाल करती जैसे हम लोग करते हैं, और वो लोग सही इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं हमारे कहने से। और वाइफ की का इंडिपेंडेंट होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, इसका मैं बहुत बड़ा एक प्रोपेगेटर हूं। और मीन्स जहां कोई बिल की बात आती है या कुछ आती है, तो मैं तो हमेशा सबको एक ही सलाह देता हूं कि भाई आप यदि आपके बेटे हैं, आप जरूरी नहीं कि आप अपने बेटों को ज्यादा विल करें। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी वाइफ को ज्यादा विल में पैसा दें, या आप सारा ही क्यों नहीं अपनी वाइफ को दे देते। आपकी वाइफ से फिर आपके बेटे लेते रहेंगे जैसे आज लेते, उसमें क्या दिक्कत है। हम अपनी वाइफ को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे फाइनेंशियली, उतना उनका जीवन हमारे बाद अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। अब बात आती है कि पेंडेमिक टाइम्स हैं, हम लोग क्या सिर्फ पैसा सिर्फ जोड़ने के लिए है हमारे पास? क्यों ना हम इस पैसे का आनंद लें। हमने आज तक भी आनंद लिया है, लेकिन हम और ज्यादा आनंद उस पैसे का क्यों इस पैसे को हम छोड़कर जाना चाहते हैं? जीवन क्षणभंगुर है, हम सब जानते हैं। और जैसा अभी इंदर जैन जी ने कहा, और शायद हम लोग भी ये फील करते हो कि जिस समय विल लिखने की बात आती है तो हम कहते हैं कि अरे हमें विल क्यों लिखनी है, हम क्या मरने वाले हैं? तो ये कुछ बात ऐसी ही है जैसे हर व्यक्ति ये समझते हैं कि उनको कोरोना नहीं होगा, बाकी सबको हो जाए। ऐसा मैंने बहुत फील किया है। आप किसी से बात करें कुछ हो तो वो कहते हैं कि साहब नहीं वो मैं तो बहुत बच के रहता हूँ, मुझे कोरोना नहीं होगा। तो ऐसे ही हमको ये सोच नहीं होना चाहिए कि कोरोना की तरह हमको मृत्यु नहीं आएगी, और हमको विल अपनी लिखनी चाहिए। और एक बात और है, विल में एक बात मैं और ऐड करूंगा। विल का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, घंटों बोला जा सकता है, और घंटों नहीं, इसके ऊपर कई दिन तक और महीनों भी बोला जा सकता है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये अपने आप में। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जहां पॉसिबल हो और कोई आपके बहुत नजदीकी व्यक्ति हो, उनको विल में एग्जीक्यूटर अवश्य बनाना चाहिए। कई बार एग्जीक्यूटर होने से विल का एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है। कोई अगर एम्बिग्यूटी है किसी चीज में तो वो भी दूर की जा सकती है, और एग्जीक्यूटर के होने से विल का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छी तरह हो जाता है। तो विल करते समय जो बातें हैं, जैसे रजिस्टर्ड विल से एक फायदा और होता है कि कोर्ट में उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति चैलेंज करना चाहे तो कोई अनरजिस्टर्ड विल लाके उसको चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए उसका रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक है।
और यदि वो खो भी जाए तो जो आपके उसके अंदर दो जैसे विटनेस होने जरूरी हैं, विटनेस कह सकते हैं कि भाई ये विल थी और उसकी कॉपी निकाली जा सकती है और उसके बाद वो किया जा सकता है। तो हमको मृत्यु की तैयारी तो ऐसे करनी चाहिए जैसे अभी आई, और इसीलिए हमको इसी तरह विल लिखनी चाहिए और इसी तरह से हमको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंस अपनी वाइफ के लिए एक उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम जरूर छोड़कर जाएं, ऐसा मेरा सोचना है। वक्त शायद मैंने ज्यादा ले लिया, और फिर कभी मौका मिलेगा तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर फिर कभी बातचीत करेंगे। और मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ रोटरी क्लब आगरा का और रोटरी क्लब आगरा के सारे पदाधिकारियों का कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे जो सहभागी हैं इस कार्यक्रम में वो अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई, आपने बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से वो हमने आत्मसात किया है और इससे आपके सार गर्भित कथन से कुछ प्रश्न भी हमारे दर्शकों के मध्य उपजे हैं। मैं समझता हूं कि वो उनके उत्तर भी संभवतः आपसे चाहेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख दें जिससे कि क्वेश्चन आंसर सेशन में उनके उत्तर दिए जा सके। मित्रों, मैं थोड़ा सा व्यतिक्रम बोलने के क्रम में थोड़ा सा व्यतिक्रम कर रहा हूं, मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। मैं हमारे डीजीएनडी के स्थान पर डीजीएन पवन अग्रवाल जी से निवेदन कर रहा हूं क्योंकि वो एक उद्योगपति भी हैं और इस कठिन काल में क्या परिस्थितियां हैं उद्योग धंधों की और कैसे लोगों के मनस्थितियां हैं उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं पवन अग्रवाल जी से कि कृपया आए और अपनी बात रखें। Thank you so much, Master of Ceremony, Rotarian and Assistant Governor Vinod Gupta ji, President of the club, Rotary Club of Agra, Dr. Alok Mittal Sahab, Secretary Ashish ji, परम आदरणीय पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शरद चंद्रा साहब और बहुत ही लर्नेड की नोट स्पीकर हमारे पवन गुप्ता जी, इंदर जैन साहब और सभी रोटेरियंस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स एंड रोटेरियंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3110। सर्वप्रथम तो मैं ये एडमिट करना चाहूंगा कि बहुत दिनों बाद, बहुत समय पश्चात एक बहुत सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया गया और एक बहुत अच्छी वार्ता अपने तीनों लर्नेड स्पीकर्स द्वारा सुनने को मिली और किस खूबसूरती के साथ और किस सादगी के साथ तीनों लर्नेड स्पीकर्स ने अपनी बात को रखा जो कानों के द्वारा हृदय तक उतर गई। तो आप सभी को बहुत बहुत नमन, साधुवाद इस सुंदर वार्ता के लिए। मैं शायद थोड़ा सा आपसे एक पीढ़ी नीचे का मानता हूं, अपने आप को शायद ना हूं रियली अगर हम गणना करें, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर अपने आप को थोड़ा नीचे मानूं तो कुछ मैं चीजें कुछ अलग तरीके से कहना चाहूंगा इस बड़े सार गर्भित विषय के ऊपर। ये कुछ कठिन शब्द मुझे विनोद गुप्ता जी ने सिखाए हैं पिछले पूरे वर्ष। ये साहब अशोक चक्रधर साहब ने कहा, जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, ना रेशम सही तेरा रेशा रहेगा, अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा। तो साथियों, हमेशा तो किसी को नहीं रहना, सबको पता है, लेकिन कार्य हमेशा अधूरे रह जाते हैं, ये भी सबको पता है। ऐसा नहीं होता कि हम सारे कार्य अपने पूरे कर लें, ऐसा कभी नहीं होता। ये कोरोना काल रहा, ये बहुत दुखद काल रहा और बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। पूरी जनरेशन ऐसी रही जिसने अपने लाइफ टाइम में इस तरह के संकट को नहीं देखा था और इसको हमें स्वीकार करने में भी कोई गुरेज नहीं है कि इसके इस तरह के परिणाम हो सकते हैं। ये भी किसी ने नहीं सोचा था इतना ज्यादा। तो अब जो सब देखने को मिला तो उसके तहत आलोक भाई की सोच आई, विनोद गुप्ता जी की सोच आई कि क्यों ना विल के ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए। मैं थोड़ा सा हटके कहना चाहता हूं आपसे। मेरा बेटा इंपीरियल कॉलेज लंदन में इंजीनियरिंग कर रहा है, 21 साल की उसकी उम्र
है, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है वो, तो साल भर या 2 साल पहले उससे ऐसी एक बार चर्चा हो रही थी विल के ऊपर, क्योंकि उसकी नानी को एक विल करनी थी, वो भी सुन रहा था। तो उसने मेरे से एक सवाल किया पूरी बात सुनने के बाद, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारी नानी को विल करनी है और वो सारी बात हो रही थी, तो उसने एक सवाल किया कि पापा, व्हाई डू वी नीड टू डू अ विल in a family which is an educated family, a well-off family, why do we need to do a will? और फिर वो, मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूं उसको, बड़ा लंबा डिस्कशन चला और ये बात निकल के आई कि अगर पेरेंट्स, अगर हेड ऑफ द फैमिली, जो भी पैसा उनके पास है, चाहे वो फिजिकल रूप में पैसा है, चाहे वो दौलत है फिजिकल, या वो बौद्धिक पैसा उनके पास है, बुद्धि उनके पास है, वो भी दौलत ही है एक, तो क्यों ना वो अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाएं कि उनको इस वसीयत के पैसे की या इस प्रॉपर्टी की, इस चीज की जरूरत ही ना पड़े। क्या वो उनको इतना सक्षम बना सकते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, चाहे वो बेटा है या बेटी है, बेटी को इस तरह की वो एजुकेशन दें, संस्कार दें, इस तरह से वो देखें उनको। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि इतना पैसा छोड़ जाएं कि 7 जन्म में खा लें, लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़े? क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हम आज इतना पैसा छोड़ के जा रहे हैं तो हमारी 7 पुश्तें खा लेंगी उसको? हो सकता है कैलकुलेशन में सही बैठ रहा हो कि 7 पुश्तें खा लेंगी, लेकिन सबका मुकद्दर अलग है। अगर वो पुश्तें ऐसा भी तो कर सकती है कि उसको बर्बाद कर दें, सबकी नियति अलग है, सब अपनी अपनी नियति लेके आए हैं। तो अगर वो सक्षम नहीं है, अगर वो पूरी तरीके से उनकी एजुकेशन, उनको इस तरह से ब्रॉट अप नहीं किया गया है कि वो इस कठिन वर्ल्ड में सरवाइव कर सकें, तो शायद उस पैसे को वो ढंग से यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विल नहीं होनी चाहिए या हमको विल के विषय में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये उसी पर्सपेक्टिव से मिलता है जो पवन गुप्ता जी ने दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इंश्योरेंस क्यों कराएं आप? इंश्योरेंस करा के क्या लाभ मिलेगा? आदरणीय शरद भाई ने भी यही बात कही और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मेरे फादर ने आज तक कभी सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है आज तक। और रोटरी में जब से मैं थोड़ा एक्टिव हुआ तो हमारे कई रोटेरियन मित्र हैं जो इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब वो मेरे से कहते थे कि पवन भाई आपकी पॉलिसी करनी है, तो मुझे लगता था कि यार ये क्या चीज है, ये तो हमने आज तक कभी, हमारे फादर ने कभी नहीं की। तो मैंने एक बार फादर से पूछा, उन्होंने कहा कि जो हम ये बिजनेस कर रहे हैं, जो हम ये इंडस्ट्री चला रहे हैं और जो यहाँ जो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, isn't it your insurance for future? Isn't this insurance for your coming generation? और इंश्योरेंस क्या होता है? आप आगे के लिए सेफ गार्ड कर रहे हैं, भविष्य को सेफ गार्ड कर रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने मिलने जुलने वालों को भी जोड़ लीजिए। तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो एसेट क्रिएशन कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह से आपका इंश्योरेंस ही है। और वही आदरणीय शरद भैया ने कहा कि आप अगर पैसा है आपके पास तो उसको सही ढंग से इन्वेस्ट कीजिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, किसी एक ही बास्केट में सारे एग्स मत रख दीजिए, अलग अलग आप उसको पोर्टफोलियो को अपने क्रिएट कर सकते हैं। और आज की डेट में जो हमारी जो नई जनरेशन है वो तो बहुत फास्ट है और वो कंप्यूटर सेवी है, इंफॉर्मेशन उसके फिंगर टिप्स पे है, वो कोई भी चीज जानना चाहती है तो वो इंद्रजैन साहब को कष्ट नहीं देगी, वो सीधा गूगल कर लेगी। ठीक है, वो पवन गुप्ता जी को कष्ट नहीं देगी, हम लोगों से कभी कुछ नहीं पूछेगी, सीधा गूगल कर लेगी और फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करके एंड दे विल कम टू अ कंक्लूजन कि हमको क्या करना है। तो साथियों बिल्कुल ठीक है, जो भी पैसा आपके पास है उसको प्रॉपर तरीके से इस तरह से इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट 2 जगह करें, एक तो आप उसको इस तरह से इन्वेस्ट करें कि भविष्य में आपकी जनरेशन को किस तरीके से उसका रिटर्न मिल सके। उसमें चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेना चाहें, ठीक है, कुछ परसेंटेज आप वो भी ले सकते हैं, और जैसा शरद भैया ने बताया आप डिफरेंट जगह उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है। और उसके अलावा आप इस बात पे जरूर फोकस करें कि आप अपने पैसे के साथ साथ अपना समय इस बात में लगाएं कि आपका बेटा, आपकी बेटी वो सही एजुकेशन प्राप्त करें। वो आने वाला समय जो लगातार कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, टफ हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन साहब की थ्योरी है वो और ज्यादा सत्य होती जा रही है, उसके लिए वो माकूल हो सकें, वो माकूल एजुकेशन प्राप्त कर सकें, उसके लिए वो पूरी तरह सक्षम हो सकें। उसमें अगर आपका कुछ पैसा लगता है तो दैट इज द राइट इन्वेस्टमेंट, दैट इज द करेक्ट इन्वेस्टमेंट।
तो मेरा तो यही अनुरोध है कि जो हमारे इतने वक्ताओं ने इतनी बातें कही, उसको चूंकि बहुत कम समय था, हम सारी बात को इतने कम समय में नहीं रख सकते थे हमारे सभी वक्ता। उन्होंने जितनी बातें कही हैं उसको आपने जरूर पॉइंट्स बनाए होंगे, तो सवाल भी आपके होंगे, उसको हम अब फर्दर थोड़ा सा और उसको एक बेस बना के हम फर्दर थोड़ा सा अध्ययन करके उन बातों से जहां भी कुछ हम सीख ले सकते हैं वो हम जरूर लें। और मैंने एक बहुत काम की चीज आज इस वेबिनार से निकाली है और आपके सम्मुख रखता हूं वो क्या निकाली है। और पवन गुप्ता जी, आपका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपके वक्तव्य से वो बात निकल के आई है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं हमारी कंपनी में, ही इज माय चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और उनके पास कई चीजें ऐसी हैं जो उनके पास हैं, उनके कंट्रोल में हैं, और हमारे पास भी रहती हैं कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो शायद प्रॉपरली जॉटेड डाउन नहीं है लेकिन उनके कंट्रोल में, उनकी नॉलेज में है, एंड यू नेवर नो कि कल उनके साथ क्या हो जाए। तो कुछ एक दो चीजें मुझे समझ में आई और मैं कल ही इस पे एक्शन लूंगा कि उस चीज को राइटिंग में लेके और अपने पास उसको सेव करके रखूंगा कि पता नहीं, ये तो लाइफ है, कल क्या हो सकता है। तो थैंक यू सो मच पवन जी। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। एक चीज टेक अवे इस पूरे वेबिनार का है कि कल का कुछ पता नहीं है। सो लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो, लेट अस बी प्रिपेयर्ड टुडे फॉर टुमारो। और उसमें चाहे हम विल करना चाहें या जो भी करना चाहें, तो जैसे किसी ने कहा ना कि जिंदगी को इस तरह से जियो कि शायद कल का सूरज ना देख पाओ, इस तरह से जीना है हमें आज। तो मित्रों, बहुत ही सुंदर वेबिनार के लिए सभी वक्ताओं को पुनः मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप सभी का इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आलोक जी, आप तो क्या कहूं आपके लिए, आपने तो कमाल कर दिया इस पूरे वर्ष। वेबिनार पे वेबिनार आपने महसूस ही नहीं होने दिया कि कोरोना चल रहा है। हम लोग इतना अपने आप को जुड़ा हुआ मान रहे हैं, इतने टॉपिक्स पे आपने वेबिनार आयोजित किए हैं, तो आपको, विनोद गुप्ता जी को, दोनों को बहुत बहुत साधुवाद इस चीज के लिए, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना समय देने के लिए, अपनी बात शेयर करने के लिए आपने मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। बड़ा ही अच्छा लगा कि पवन ने पवन को बताया। और बड़ा सुखद भी रहा कि कुछ आपने इसमें से एक सार के रूप में ग्रहण किया। मित्रों, पवन अग्रवाल जी प्रश्नों के विशेषज्ञ के रूप में हम सबके मध्य उभरे हैं, और ऐसा कोई वेबिनार नहीं है जिसमें पवन जी दर्शकों की तरफ से प्रश्नों की श्रृंखला ना चलाएं। तो मैं पवन जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इस दायित्व को यहाँ ग्रहण करें, और कुछ प्रश्न, दो एक प्रश्न मैंने देखे चैट बॉक्स में, उनको लेके और कुछ प्रश्न अपने बना के आप वक्ताओं के सम्मुख जरूर रखेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं अब निवेदन कर रहा हूं हमारे DGND विवेक गर्ग जी से कि कृपया आशीर्वचन के रूप में अपना कथन यहाँ प्रस्तुत करें। विवेक गर्ग जी। थैंक यू विनोद भाई। हेलो, आई एम ऑडिबल? जी जी जी। पहले तो मैं माफी चाहूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है, और आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द डिस्कशन। पवन भाई ने उन्होंने जो कीनोट स्पीकर थे सबने बोला, इट वाज रियली एन एक्सीलेंट, मतलब कुछ तो चीज़ें बहुत ही, टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है अपने में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, द कीनोट स्पीकर, DG PDG शरद भैया, and DGN Pawan Bhai, and all the Rotarians, and especially Alok Bhai, Alok Mittal ji, for this wonderful planning. जैसा कि पवन भाई ने कहा, आई वोंट रिपीट, आप हर टॉपिक पे कोई ना कोई वेबिनार करने का प्रयास किया आपने, और बराबर आप लगातार निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और इतना ऐसा टॉपिक है कि वाकई में आज के दिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग हर समय डिस्कशन जरूर करते हैं कि पेंडेमिक है, कोविड है, ये है, मगर हमने कभी फाइनेंशियल प्लानिंग या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी जिससे की वजह से कि जो हम लेगेसी को छोड़ के जाएं। मेरा थोड़ा सा भिन्न विचार इसमें कि क्योंकि हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, हम विदेशों की तरह तो है नहीं कि वो जब जाते हैं तो सारी बिल वो जो ट्रस्ट के नाम कर देते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम अपने सभी मतलब परिवार के लिए सब चीज़ें छोड़ के जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कभी भी हमारे जाने के बाद कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं हो जिसमें दे कैन लिव हैप्पीली। एक परंपरा है हम लोगों के यहाँ कि हर चीज़ को हम सेफ्टी के संग अपना प्रयास करते हैं कि सेफली सब चीज़ें करें। और उसके लिए एक चीज़ जो मैंने महसूस करी है, बिकॉज मैं लास्ट 6-7 मंथ्स आई एम नॉट
वेल, और मैंने बहुत नजदीक से जिंदगी को देखा और मैंने एक चीज महसूस करी है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस पेंडेमिक में, या जो भी आप कहिए, मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। आज के दिन मेडिक्लेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फैमिली मेंबर, बिकॉज मेडिक्लेम आज महसूस हो रहा है जिनकी पॉलिसीज नहीं है, वो नहीं है, आप चाहे आपके एम्प्लॉयज हो, सबका फैमिली मेडिक्लेम करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इस पे हमारा बस नहीं चल सकता, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। और आप जानते हैं कि आज के दिन कहीं पे भी आप इलाज करिए, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरा एक विचार है कि इस पे थोड़ी सी हमें प्लानिंग करनी चाहिए और इसको ऐसा बना के देना चाहिए कि जिसमें कि फ्यूचर में ये चीज सबके हेल्प में आए, काम आए। क्योंकि बच्चे जब होते हैं उनको तो पता नहीं होता है क्या क्या नहीं, जब बीमारी होती है तब समझ में आता है कि अरे हमारा तो मेडिक्लेम, एंड देयर आर लॉट ऑफ मेडिक्लेम्स व्हिच आर आज की तारीख में एज के बाद एक बहुत हाई उस पे है प्रीमियम, और बहुत से ऐसी बीमारियां जिन पे कि आपका मेडिक्लेम होता भी नहीं है। हेलो हेलो। जी जी बोले। तो मेरा मेरा तो एक ऐसा मानना है कि इस चीज पे बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम कोई भी कार्य करें उसको इतना, जब सभी वक्ताओं ने कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि हमें हर चीज को बना के दे के जाना। जैसा पवन जी ने अभी शुरू में कहा कि मैंने अपने बच्चों को बुलाया करा, मैं एग्जैक्टली मेरे संग सेम चीज हुई। माई डॉटर, शी वॉज स्टडिंग इन अमेरिका, मैंने 12 बजे दोपहर में फोन किया एंड शी टुक द फ्लाइट एट 12 इन द नाइट एंड शी रिटर्न बैक। और इतना इरिटेशन के संग आई वापस कि वो शी वॉज नॉट रेडी टू कम बैक। शी सेड कि मैं कर लूंगी, मैं सब, मेरी सारी प्लानिंग है, सारे हमारे फ्रेंड्स सब यहाँ पे रुके हुए हैं। बट सिंस, मतलब, और आप ये विश्वास करिए, जिस दिन टिकट हुआ उसके बाद नेक्स्ट डे से फ्लाइट बंद हो गई। 2 या 3 महीने तक तो फ्लाइट ही नहीं कोई थी। और आप ये समझिए कि हम लोगों को जो सेटिस्फेक्शन मिला और जिस तरीके का लगा, मैंने कहा पहले तो तुम ये बताओ कि तुम, यू आर सेफ, तुम्हारा कैसे क्या है। वी गेव हर द होल फाइनेंशियल सिचुएशन व्हाट वी आर हैविंग, वेयर वी आर। तो एक चीज महसूस हुई कि अपनापन महसूस हुआ कि हमको बच्चों को ये सब चीजें जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप आज कोविड के टाइम पे आप देखिए बच्चों के यहाँ फैमिली में हस्बैंड जो करता थे वही नहीं रहे, लेकिन अब पता ही नहीं किसी को कि कहाँ से हमें क्लेम मिल सकता है, क्या चीज हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और बल्कि मैं तो एक बात कहता हूँ कि हम लोगों को, मैं कुछ ऐसी ड्राइव भी चलानी चाहिए उन लोगों को हेल्प करने के लिए। बहुत से लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर कहीं हमें अगर ऐसी चीज मिलती है उनकी हेल्प करनी, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिसमें कि आपको क्लेम्स आप ले सकते हो, ये कर सकते हो, पता ही नहीं है किसी को, क्योंकि उनकी वाइफ को ही नहीं मालूम था कि हमने। तो जैसा शरद भैया ने कहा कि हमको, वी शुड ऑल शेयर अवर थॉट्स विद अवर ऑल फैमिली मेंबर्स, सो दैट वी शुड, दे नो दैट व्हाट इज, मतलब, इफ यू आर गिविंग, सपोजिंग if you are no more in this world, then at least they should know कि how the things are, because देखिए बिना फाइनेंसेस के बिना कोई काम जीवन में चलता नहीं। पैसा एक ऐसी चीज है, इसके बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था ऐसी बना दें कि जिसमें कि वो चीज, वो ध्यान रखें कि उनको ये आगे चल के प्रॉब्लम नहीं है, और उनको भी एक कॉन्फिडेंस रहता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप हस्बैंड है या वाइफ है तो हमको लगता है कि साहब उनको कॉन्फिडेंस, मतलब उनको लगता है आपने सब प्लानिंग कर दी, दे आर कॉन्फिडेंट कि ठीक है कोई प्रॉब्लम होगी, वी विल फेस द म्यूजिक, और हम लोग इस चीज को करेंगे। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो इस पे कोई इमोशनल बैरियर नहीं है। और तो मैं तो कहूंगा कि वी शुड स्टार्ट प्लानिंग, अगर नहीं है तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से और प्लान करिए। समय कहीं नहीं चला गया, वी आर ऑल हियर, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, तो वी शुड ऑल थिंक अबाउट इट। एंड रियली आई एम थैंकफुल टू आलोक भाई फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू ऑल। क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, उसके लिए पुनः मैं आपसे माफी मांगूंगा। थैंक यू वेरी मच आलोक भाई फॉर गिविंग मी दिस चांस टू स्पीक। थैंक यू। ओवर टू विनोद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई, आपने जीवन के अनुभव और अपने व्यक्तिगत अनुभव हम सबके साथ साझा किए। सुख के अतिरेक में व्यक्ति और परिवार ये भूल जाते हैं कि उनको क्या करना है, क्या बताना है, क्या छुपाना है, और उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। वो सुख का भोग जब करते हैं तो बड़े बड़े भी सुख का भोग करते हैं और छोटे भी करते हैं, और वो बातें बता नहीं पाते जो कि वास्तव में उनको बतानी चाहिए थी। मैं कार्यक्रम अब अपने समाप्ति की ओर है, और मैं पवन भाई से निवेदन करता हूं कि अगर उन्होंने कुछ प्रश्न सदन के सम्मुख रखने के लायक समझे हों तो कृपया उनको विद्वान वक्ताओं के सम्मुख रखें। विनोद भाई थैंक यू सो मच। देखिए क्या होता है कि जब इतना क्लियर वक्तव्य हो
और हमारे तीनों कीनोट स्पीकर्स ने इतने ढंग से चीजों को स्पष्ट रूप में सामने रखा, तो ऐसा 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 कमी होता है कि सवाल कम आए, लेकिन जब बहुत स्पष्ट वक्तव्य होता है तो फिर लोगों के सारे सवाल ऑलरेडी आंसर्ड हो जाते हैं। तो मुझे चैट बॉक्स देख के यही लग रहा है कि लोगों ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और सवाल उन्होंने नहीं करे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से सारी बातों को समझाया गया। जैसे किसी ने अभी एक बात लिखी, रोटेरियन डॉक्टर गुंजन प्रकाश जी ने लिखी है कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड विल एंड अनरजिस्टर्ड विल में रजिस्टर्ड बेटर है, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज में रजिस्टर्ड विल को ही मान्यता दी जाती है। तो शरद भैया ने बताया इस बात को कि कोशिश करें कि रजिस्टर्ड ही करा लें। और हालांकि पवन जी ने कहा कि अनरजिस्टर्ड भी उतना ही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लें, अगर आप रजिस्टर करा सकते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर। तो इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन था जो कि हमारे वक्ताओं ने ऑलरेडी पहले उसको क्लियर कर रखा है। और एक सवाल संजय बंसल जी ने पूछा, इफ इक्वल नॉमिनेशन इज मेड फॉर चिल्ड्रन एंड स्पाउस इन फाइनेंशियल टर्म्स, विल इट कंस्टिट्यूट एज रिप्लेसमेंट ऑफ विल? तो हमारे इंदर चंद जैन साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आप अनम्यूट कर लीजिए सर। देखिए, विल और नॉमिनेशन, सक्सेशन, सब चीज अलग अलग है। नॉमिनेशन किसी तरह भी सिर्फ वो तो पासिंग ऑफ द बैटन है कि पैसा किस तरह से वहां से निकले, लेकिन वो ओनरशिप को डिसाइड नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 25 केसों में क्लियरली ये होल्ड किया हुआ है कि ये जो है इट विल बी डिसाइडेड वेदर देयर इज अ विल और या क्या मोड ऑफ सक्सेशन है। तो नॉमिनेशन इज गुड, ताकि वो जो समय लग जाता है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है तो पैसा बैंक में ही पड़ा रहेगा, तो अगर नॉमिनी है तो कम से कम वो पैसा बाहर निकल आता है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन बाकी जो है वो होना जो है वो एज पर दी मोड ऑफ सक्सेशन है, वेदर इफ इंटरेस्टेड डेथ है तो वो मोड ऑफ सक्सेशन से होना है, और अगर विल करी हुई है तो एज पर टेस्टामेंट्री उससे होना है। राइट, थैंक यू सो मच। और एक शरद भैया के लिए सवाल है। शरद भैया, एक हमारे रोटेरियन डॉक्टर अनुपम गुप्ता साहब ने पूछा है कि प्लीज इलेबोरेट आइडियल पोर्टफोलियो। आपने हालांकि बताया था 20%, 50%, 30%। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। तो कुछ इलेबोरेट आइडियल पोर्टफोलियो कुछ अगर आप बताना चाहें। देखिए पवन जी, इसका जवाब ये है कि जब मैं यंग था, ये मैं आपको बता रहा हूँ 50 साल पुरानी बात, जब आप बच्चे थे, आप इस समय हैं, जब आप बच्चे थे सर, मुझे तो आप अभी भी यंग लगते हैं। तो क्योंकि मैं यंग था और यंग लोग थोड़ी ऐसी बातें पूछ लेते हैं जो कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो मैं कुछ सिल्वर थी, तो पिताजी ने कहा कि भाई ये सिल्वर जाके जो है ये बेचाओ। तो मैं अपने पड़ोसी मुकेश जैन जी को लेकर के, और उनके एक रिश्तेदार थे, उनके यहाँ जाकर के और उसको सिल्वर को बेचने के लिए गया। तो जब नेचुरली मैंने पिताजी से जाते समय पूछा कि साहब ये बेच क्यों रहे हैं? बोले भाई वो 2000 रुपए किलो ली थी या 1500 रुपए किलो ली थी, और ये पैसे जो है इसके काफी बढ़ गए, अब मैं सोच रहा हूँ इसको बेच दूं कहीं ये घट ना जाए। तो मैं उनके पास जब गया तो मैंने उनसे, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यंग लोगों को ज्यादा समझ तो होती नहीं, और मुझको तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो मैंने पूछा कि साहब ये बताइए ये चांदी कब बढ़ जाती है और कब घट जाती? इंदर जैन जी किया तो मेरे ख्याल से चांदी का व्यापार होता था, वो ज्यादा समझते होंगे। तो मैं इंदर जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? चांदी वाली कोठी कहलाती थी आपकी? इंदर जी भी कहलाती है साहब। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से चांदी का व्यवसाय होता था शायद। जी पहले होता था। जी जी। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब, तो उन्होंने कहा बेटे अगर हमको यही पता लगे तो हमारे घर में मिट्टी की ईंटें नहीं होंगी, चांदी की ईंटें होंगी। फिर अगर हमें यही पता लग जाए तो क्या पोर्टफोलियो हो कि ये जो बताया कि भाई इतना % गोल्ड में रख दीजिए, इतना % शेयर्स में, इतना एफडीज में, इतना लॉन्ग टर्म, इतना शॉर्ट टर्म, इतना वहां, इतना फॉरेन के शेयर्स में, इतना इंडियन कंपनीज के शेयर्स में, अगर यही मालूम पड़ जाए किसी को तो फिर बात ही क्या है? ये तो हम लोग सब अंदाज लगाते हैं। और अपनी, देखिए मैंने जैसे कहा, आप अपने इनकम के इनफ्लो को, अपने एक्सपेंडिचर के आउटफ्लो को, और आप अपने मेंटल, आप क्या खुद सोचते हैं, तब आप किसी दूसरे से ये पूछिए।
पहले आप अपनी तरफ से तय करिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे जैसे मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि भाई मुझे क्या खरीदना है। मैंने एक बार सिर्फ अपनी एल्डर डॉटर से ये कहा कि भाई मैं कुछ गोल्ड खरीदना चाहता हूँ, रख देना चाहता हूँ, तो ये तुम दोनों लड़कियों के काम आएगा। तो उसने कहा पापा दिस इज ऑल यूजलेस, दिस व्हाई यू वांट टू परचेज गोल्ड फॉर अस, you invest in shares, you go on investing in shares, it's fine, gold is never a good investment। ऐसा उसने मुझको बोला कि आप कभी लॉन्ग टर्म में देख लें, और ये गोल्ड किसी के काम नहीं आता, और हम लोगों के तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से तो आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो मैंने तो एक बार किसी से पूछने की कोशिश की और मुझे जवाब ऐसा मिला कि मुझे लगा कि मैं मूर्ख हूँ, तो इसलिए मैं तो अपनी तरह से ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। पॉइंट वेल टेकन शरद भैया, आपका बिल्कुल सही कहना है कि आप अपने हर व्यक्ति को अपने आप को असेस करना चाहिए, अपनी नीड और थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रख लें, 4-5 हेड बना के उसमें थोड़ा जैसे भी आप उचित थोड़ा राइट। और किसी को भी यदि मैं थोड़ा शेयर्स का थोड़ा सा ये इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं स्टडी करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि शेयर्स का इन्वेस्टमेंट कभी भी, अगर आपने कोई बहुत ज्यादा ऐसे टाइप के हाई बीटा शेयर्स नहीं लिए हैं, तो हाई बीटा शेयर्स में प्रॉफिट भी ज्यादा होता है अनडाउटेडली, लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के शेयर्स को लें, किसी की बातों में ना आए, तो मुझे लगता है कभी नुकसान नहीं हो सकता और आपका पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई। एक लाइन में ऐड करूंगा, एम आई ऑडिबल? पवन जी प्लीज गो अहेड। हाँ देखिए, ऐसा है कि मेडिकल के जैसे लोग हैं, पढ़ते रहते हैं और डॉक्टरी करते रहते हैं, और कोरोना काल में क्या हुआ कि क्लिनिक पे जाओ तो कोरोना का डर है, और अस्पताल में जाओ तो पता नहीं कब ये आरोप लग जाए कि इन्होंने हमारी ऑक्सीजन बंद कर दी और 302 का मुकदमा लिख जाए। तो ऐसे ही बहुत से हाई रिस्क प्रोफेशन है जो इस समय डिलेमा में है, करें क्या। दुकानदार हैं बेचारे, दुकानदारी कर रहे हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो पता नहीं कौन सा मरीज उनको कोरोना दे जाए, तो वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं। तो आज के टॉक में मुझे मालूम था और मैंने जानबूझ के इसको डाइवर्ट किया ताकि मैं भी ये जान सकूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिंदगी में वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसलिए मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा सा जबरदस्ती इस पर मैं गया, हालांकि मुझे नहीं मालूम तो बहुत लोग बोलने वाले हैं, मुझे लगा मुझे को सारा कवर करना है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा और ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू सो मच। इसमें एक चीज, एक विचार आता है कई बार कि हम विल को कितनी बार बदल सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में डेली बदल सकता है, डेली। अच्छा, डेली बदल सकते हैं, हर रोज, सुबह शाम, दोपहर शाम, जितनी बार चाहे बदल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात का भी जवाब मिल गया होगा हमारे दर्शकों को कि विल आप जितनी बार चाहे कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। So last in terms of time will prevail. Yeah. So okay. Vinod ji, I think the questions have been answered. So over to you now. थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़े सुंदर ढंग से सवालों को सदन के सम्मुख रखा और उनके उत्तर भी दिलवाए। हमारे मित्र थान सिंह पूर्व अध्यक्ष हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि विधिवत वक्ताओं को और इस सदन को का धन्यवाद ज्ञापन करें। हमारे मित्र पूर्व अध्यक्ष थान सिंह। मेरा सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है गुप्ता जी? जी आ रही है। आदरणीय मंडलाध्यक्ष रोटेरियन डीसी शुक्ला जी, हमारे बीच उपस्थित डीजीएन पवन अग्रवाल जी, डीजीएनडी विवेक गर्ग जी, पूर्व मंडलाध्यक्ष रोटेरियन शरद चंद्रा जी, कीनोट स्पीकर डॉक्टर पवन गुप्ता जी, रोटेरियन इंद्र जैन साहब, एवं हमारे बीच में असिस्टेंट गवर्नर विनोद गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं आपको ही थैंक यू देना चाहूंगा कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना
कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव दे सकूं। और आज का जो सब्जेक्ट था ये इतना अच्छा था और इसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन हम लोग कितने इस सब्जेक्ट के प्रति लापरवाह हैं अपनी लाइफ में, वो इस बात से जाहिर होता है कि इसमें इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को जानने के लिए जो हमारी उपस्थिति है वो इस बात को बताती है कि हम जिस तरह से नहीं करते। आज भी जो वक्ता बोले और उन्होंने ऐसा बोला कि ये ऐसा हमें करना चाहिए, बिल लिखनी चाहिए और ये सब काम करने चाहिए, लेकिन हम नहीं करते और हमारे बीच में ये उपस्थिति इस तरह का दर्शाती है। लेकिन मैं अपने सभी इनको वक्ताओं को, कीनोट स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे बीच में वो आए और उन्होंने इतना बहुमूल्य बातें बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह से बताएं कि एक साधारण व्यक्ति भी आसानी से उस बात को समझ ले। और हमारे शरद चंद्रा सर, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और स्पेशली ये कि आप जो भी करें लेकिन अपनी वाइफ के लिए इतना अवश्य छोड़ें कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे डीजी पवन अग्रवाल साहब, उन्होंने अपने बिजनेस के हिसाब से बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई, हमारा ज्ञान वर्धन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक गर्ग साहब, उन्होंने भी अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अपने विचारों से अवगत कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रोटरी स्पेशली इसको होस्ट करने के लिए रोटरी क्लब आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक जी, को होस्ट में डॉक्टर नॉर्थ ईस्ट के प्रेसिडेंट राजीव जैन साहब, आगरा ग्रेटर से रोटेरियन मीना सिंह, आगरा वेस्ट से राजीव राजपूत जी एवं आगरा विशाल के अमित अग्रवाल साहब। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कंधे से कंधा मिलाकर एक इस तरह की वेबिनार का आयोजन किया जिसका आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। मैं सभी को जो और भी डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे क्लबों से जितने भी सदस्य यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबका नाम ले पाना उतना मुश्किल है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थान सिंह जी, आपने मेरे उस काम को, अधूरे काम को भी पूरा किया जो मैं शुरू में स्वागत की कड़ी में किसी का स्वागत नहीं कर पाया था, मैंने उसके लिए क्षमा याचना भी की थी। अब वो काम आपने कर दिया। अब मैं विधिवत समापन के लिए डॉक्टर आलोक मित्तल से निवेदन करता हूं कि सभा के स्थगन की घोषणा करें और कोई और घोषणा या कार्य रह गया हो तो उसको संपन्न कराएं। धन्यवाद मनोज जी। पहली बात तो मनोज जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद इसलिए कहता हूं कि मास्टर सेरेमनी के में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हमें लगता है कि बेस्ट मास्टर सेरेमनी हम साथ मनोज गुप्ता जी को परमानेंट जॉब रखा जाए तो के लिए आपके संचालन से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। बेसिकली ये टॉपिक मेरे मन में पिछले 6 महीने से था। हम डॉक्टर लोग अनसर्टेनिटी के साथ जीते हैं। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि हमारे बीच के इस कोरोना काल में 10 से 15 डॉक्टर ऐसे चले गए जिन्हें उम्मीद भी नहीं कर सकते थे चले जाएंगे। वो पहले दिन बुखार आया, उन्होंने बुखार की गोली ले ली, 2 दिन बुखार रहा, पूरे 3 दिन ठीक हो जाएंगे, फिर वो सांस खोने लगी, अस्पताल पहुंच गए। और उनके जाने के बाद उनकी पत्नी को नहीं मालूम कि उनकी LIC कितनी है, उनकी पत्नी को नहीं मालूम कि उनके फ्लैट कितने हैं, उनकी पत्नी को नहीं मालूम कि उन पे प्लॉट कितने हैं, उनकी पत्नी को नहीं मालूम कि उनके पासवर्ड क्या है अकाउंट के, कुछ नहीं मालूम। बैठेंगे भाई। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत का विषय ये रहा, इस टॉपिक का ये था कि हम लोग कहीं ना कहीं वो रखते हैं अपने आप को, क्या कहते हैं, प्राइवेसी रखना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेसी घर वालों से नहीं। हमें जैसा पवन गुप्ता जी बताया कि हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए और डायरी में कम से कम बच्चों की जैसा कहते हैं ना, लड़की सहेली मिलने गई तो पिताजी बहुत परेशान की बिटिया घूमने गई है, बिटिया आई नहीं लौट के, 1 घंटा लेट हो गई, बहुत परेशान थी। तो उसकी माँ बोली आप चिंता ना करो आ जाएगी। बोला आप कितना सटरेला कैसे कह सकते हैं? बोले उसकी सहेली का नंबर मेरे पास है, मैं सारी सहेलियों जानती हूँ, उसका नंबर मेरे पास है। तो बेसिकली हमें परिवार के बच्चों के दोस्तों का नंबर, बच्चों के इंस्टीट्यूट का नंबर, जैसा पवन ने बताया कि डायरी में मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि कभी इमरजेंसी में जरूरत इमरजेंसी पड़ती है तब लगता है कि साला इसका नंबर भी नहीं है। थान सिंह जी को फोन लगाया, अब थान सिंह जी फोन उठा नहीं रहे, मीना मैडम का नंबर हम पे है नहीं। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए और एक रिटन डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। पवन जी हमारे बीच में हमारे विचारक हैं, हमारे एडवाइजर हैं और पिछले 15 सालों से शायद हर महीने हमें कोई ना कोई ज्ञान देते हैं
और वो ज्ञान इतना सटीक होता है, प्रैक्टिकल होता है कि हम उसे नोट करते हैं। पवन जी ने आज से पहले एक डॉक्टर की डेथ हुई थी, तभी बात कही थी कि अपने बैंक के अकाउंट की आईडी भी हमें कहीं ना कहीं पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखनी चाहिए। हमें लगता है कि रमेश से हमारी दोस्ती अच्छी है और रमेश हमारा चिंतक है, तो उसमें हमारी जो आईडी है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। कम से कम जब वक्त पड़ने पर बैंक के डाटा पूरे कर लें। 80% क्या होता है कि जब आदमी मरता जाता है या कोई बात अचानक कैजुअलिटी हो जाती है, तो जमीन की बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जमीन में नॉमिनी नहीं है। वसीयत तो इन्वेस्टमेंट तो एक सेकंड पहलू है। बेसिकली बात है कि हम तैयार हैं मौत के लिए। रात को हार्ट अटैक होता है अचानक 50 साल के बाद, कोई सर्टेन नहीं है कि कोई व्यक्ति कब कितने दिन चलेगा। मैं नहीं कहता हूँ सब लोग 80 साल से, इंडियन में जो एज है 80 साल हो रही है, लेकिन 50 साल बाद कब हार्ट अटैक पड़ा ये नहीं मालूम। तो हमें कम से कम कुछ चीजें नोटिंग होनी चाहिए। मेरा क्लोजिंग मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगा कि हम सबको पवन गुप्ता जी की एक आइडियलिस्टिक बात मानते हुए कि कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो भी है वो सब, अगर बाई चांस भगवान ना करे मैं चला जाता हूँ, तो पत्नी को सब कुछ लिखा मिल जाए कि मेरी पवन इसने इतने पैसे लेने, इससे इतने पैसे देने। अचानक क्या होता है कि एक आदमी आता है कि मेरे 10 लाख रुपए उनसे लेने, अब पत्नी मालूम नहीं है, वो प्रेशर में आता है कि साहब 10 लाख रुपए लाला ने लिए थे मुझसे, लाला वापस नहीं कर रहे हैं, और उस समय बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि हमें सब अपना डाटा रखना चाहिए। इसी थीम के साथ हमने आज मीटिंग का आयोजन किया। उसमें पवन जी, इंद्रजन जैन जी, शरद चंद्रा जी और पवन अग्रवाल जी। पवन अग्रवाल जी नो डाउट आपको हर टॉपिक पर कमांड अच्छा है और बेसिकली आप बहुत अच्छे ऑडिटर हैं। तो इन सबके साथ ये अच्छा टॉपिक कवर हुआ। मैं सभी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे असिस्टेंट गवर्नर को भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आज इस मीटिंग के विदा लेते हैं। अगली मीटिंग जल्दी ही, अभी 1 जुलाई को आने में टाइम है, एक अगली मीटिंग के लिए हम तैयारी करेंगे और दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग एडजॉर्न नाउ। थैंक यू सो मच। आप आपस में माइक खोल के, हाँ तरुण सक्सेना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके उपस्थिति से ही प्रोग्राम में 4 चांद लगे हैं। हमारे बीच में नील जी हैं, अंकुर अग्रवाल जी हैं, बाकी सभी का धन्यवाद। प्रदीप त्रिपाठी जी हैं, सैना बेगम जी हैं, तो सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोहत्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन से ही बहुत कुछ काम संभव हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद। थैंक यू वेरी वंडरफुल मीटिंग। बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मीटिंग। आलोक भाई बहुत सुंदर टॉपिक आपने चूज किया। आई एम सॉरी, मैंने सारे होस्ट क्लब्स को मैंने रिकॉग्नाइज किया। आई वुड लाइक टू से फॉर टू ऑल द होस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल वेबिनार। थैंक यू विवेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब हम दोबारा मुलाकात होते हैं, डिनर लेते हैं। बढ़िया संजय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डिस्ट्रिक्ट चेयर। थैंक यू सर।